तो आइए पहला देखते हैं, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही, बताइएगा। ठीक है ना, औसत विकास दर सर्वाधिक रही सर 8वीं में। हर योजना की अपेक्षा इसमें, अब देखो पहला ही क्वेश्चन गलत ना, लेकिन योजनाओं से एक प्रश्न आपके पेपर में रहता है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि योजना जरूर पढ़ के जाना। एक छाया, शुरू के 3 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग के गलत होने वाले हैं। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुम बोमलता किस राज्य से संबंधित है, बताइए। महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से या केरल से, कहां से संबंधित है? तो लल्ला याद रखना, कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोम्बलता ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मंगल, अब ये वाला हो जाएगा। अभी मैं लेक्चर जब शुरू किया तो एक लड़का लिखा था कि सर मैं बलिया से हूं, तो बागी बलिया उत्तर प्रदेश, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है क्योंकि वहां से कौन बोला जाता है, बिलोंग करते हैं आपके मंगल पांडे जी। ये वही हैं जिन्होंने मारो फिरंगी का नारा दिया था, 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी में ये कार्य किया करते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? हाल फिलहाल में जो टाइगर की जनगणना हुई थी उसमें टाइगर की संख्या 3167 बताई गई है। और टाइगर के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा प्राइज है उसका नाम है TX2 प्राइज। और पिछले बार का जो TX2 प्राइज है वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। और टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बात शुरू हुई थी 1970 में, इसके ऊपर समिति बनी 1972 में और ये बन करके आई 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973। वहीं अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर देता तो उसका आपका आंसर क्या हो जाता? 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए थोड़ा तेज बढ़ा जाएगा ताकि 100 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किस और महापुरुष, ठीक है ना, का जन्मदिन है, बताइएगा। सर 2 अक्टूबर को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। ताशकंद समझौते से के संबंध में जब ये बाहर गए हुए थे उसके बाद इनका क्या हो गया था, विदेश में ही दुखद निधन हो गया था लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुगल सराय क्षेत्र से बिलोंग करते थे। भारत के ये मतलब सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में इनकी गिनती होती है। अगला पॉइंट, बद्रीनाथ स्थित है। देखिए 4 धाम है, चारों धाम आपको जो बड़े ही पवित्र माने जाते हैं हिंदू धर्मावलंबियों के बीच में। बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा पे। ये वही अलकनंदा है जहां पे देवप्रयाग नामक जगह पे, ये अलकनंदा जो है देवप्रयाग नामक जगह पे, अलकनंदा नाम से नदी भी है, वो किससे मिल जाती है? भागीरथी से। तो जब ये भागीरथी ठीक है ना, भागीरथी से जब मिल जाती है तो ये दोनों मिलकर के कौन सी नदी का निर्माण कर लेती हैं? गंगा नदी। ठीक है ना, तो देवप्रयाग नामक जगह पर अलकनंदा नदी और भागीरथी जब मिलती हैं तो आपके कौन सी बन जाती हैं? गंगा। बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा में। अगला पॉइंट, भारत रत्न दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को, या राष्ट्रपति के द्वारा 15 अगस्त को, या प्रधानमंत्री के द्वारा 26 जनवरी को, या प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को। सोच समझ के बताना, भारत रत्न किसके द्वारा किस तारीख को दिया जाता है? अब देखो यहां गलत करने की कोई भी हमें नहीं लगता है कि गुंजाइश आपके लिए बचती है। सर ये 26 जनवरी को दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। क्लियर है? राष्ट्रपति, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग, हाँ ये है बिल्कुल। यूनेस्को में सी का अर्थ क्या है? अभी अभी आपने देखा था यूनेस्को ने भारत में 2 अन्य 41वां और 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया है। जरा बताइएगा 41वां और 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना कौन है? एक मैं बताता हूं, एक आप बताइएगा। एक बना है वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन, ठीक है ना, एक आपके वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन जो है वो बना है। एक आप बताइए कौन सा बना है? 39वां 40वां तो तुम लोग को याद ही होगा कि सर एक आपके धौलावीरा बना है, धौलावीरा, और एक रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। 41वां और 42वां कौन से बने हैं? शांति निकेतन के अलावा एक और बना है। अगर नहीं याद आ रहा है तो कुछ मंदिर आपको बता दूं, रथ मंदिर, कुछ ऐसा आप ध्यान आ रहा है? कुछ ध्यान आ रहा है? अच्छा, आपके और यूनेस्को में सी का अर्थ क्या है? आपके कल्चरल, ठीक है ना। अब ध्यान आया? अरे यार वो जो कल्चरल होयसल मंदिर,
ठीक है ना, होयसल मंदिर समूह ये बना हुआ है 42वां, होयसल मंदिर समूह ये बना हुआ है, शांति निकेतन 41वां 42वां। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? सोच समझ के बताइएगा। नोवाक जोकोविच, अच्छा कल आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं, कल सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए मैं बेस्ट 150 प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं लास्ट 3 मंथ आपके पेपर में कुछ ज्यादा ही पूछता है अगर लेटेस्ट में, तो लास्ट 3 मंथ के जो अभी 3 महीने बीते हैं उनके कल मैं ये सोच रहा हूं कि बेस्ट 150 पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो कल वाले सेशन में जरूर रहिएगा। नोवाक जोकोविच सर ये सर्बिया के प्लेयर हैं, ठीक है ना, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान, मतलब जैसे चुनाव होता है, ठीक है ना, अब चुनाव में किसको विजयी घोषित किया जाएगा? तो जो व्यक्ति सर्वाधिक वोट प्राप्त करेगा वो विजयी होगा। ऐसा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? मजेदार क्वेश्चन है ना, कि भाई ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति विजय, ये किस देश के संविधान से लिए? अच्छा इसमें से ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसा ये वाला क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो? वो 1 कमेंट करेंगे। जो पहली बार की एकदम फ्रेश कंटेंट है सर, एकदम नया और अलग टाइप का प्रश्न है सर, ईमानदारी से। वैसे मैं इसका एग्जाम बता दूं, इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये जो थियरी है ये हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन से ही हम लोग सिंगल सिटीजनशिप का भी अवधारणा लिए हैं, ब्रिटेन से ही हम लोग वो राष्ट्रपति की अवधारणा भी लिए हैं, ठीक है ना लल्ला। तो इसका राइट आंसर है आपके क्या, ब्रिटेन, इंग्लैंड से, ठीक है ना। अगला पॉइंट पे आएंगे तो ये चीज हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। कोर्टा जेना प्रोटोकॉल संबंधित है। अभी कोर्टा जेना प्रोटोकॉल से संबंधित आप एक बात और जान लीजिए, यह संबंधित है बायोडायवर्सिटी से, जैव विविधता से। और बायोडायवर्सिटी और जैव विविधता से याद आया, 2023 में COP28 की बैठक चल रही है, और COP28 की बैठक हो कहां रही है? UAE में, ठीक है ना, UAE में हो रही है। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। अगला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? बताइएगा। सामाजिक न्याय, ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये ओल्ड MCQ है, और उस ओल्ड MCQ के पास हिसाब से इसका राइट आंसर बनता है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये थोड़ा ओल्ड है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, फिर भी यही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक्चुअली भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, ऐसा एक कार्यक्रम लाया गया था 1952 ईस्वी में। ये एक कार्यक्रम लाया गया था लल्ला 1952 ईस्वी में, और उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने लाया था। लेकिन मुख्य निर्माता कौन है? तो SK डे, ये ए ऑप्शन। लाने इनके सलाह पे लाए कौन? नेहरू जी। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब फेल हो गया था तो इसी के एवज में नेहरू जी ने एक दिन बुलाया बलवंत राय मेहता को, और यह बोला कि यार सामुदायिक विकास कार्यक्रम मैंने गांवों के विकास के लिए लाया था, यह फेल हो चुका है, अब मैं गांव का विकास कैसे करूं? उस स्थिति में नेहरू जी के परम करीबी बलवंत राय मेहता जी ने पंचायती राज का सुझाव दिया था 3 टियर। एक साल ये कमेटी बनी रही, उसके बाद इन्होंने 3 टियर का सुझाव दिया था। तो ये पूरा है। कभी कभी आपसे पेपर में पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस वंश में लाया गया था? तो 1952 में। लाने वाला कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उसका निर्माता कौन? तो SK डे। अगले पॉइंट पे आएंगे। बिहार बजट 2023-24 कितना का है? बताइएगा। बिहार का बजट बड़े चर्चाओं में रहा था आज से कुछ समय पहले, मैंने इसलिए पूछ लिया। और यहां से मैं आपसे कहूंगा आप लोग भारत का बजट जरा मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का 2023-24 का बजट आज के कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो बिहार के हैं वो तो बता दें। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिका से संबंधित 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? एक्चुअली सर एक हुआ 23 दिसंबर को और 74वां राज्यसभा में, और 24 दिसंबर को हुआ, मतलब पहले हुआ लोकसभा में और फिर अगले ही दिन राज्यसभा में इसे पास कर लिया गया। यह घटना घटी थी 1992 ईस्वी में। फिर इसको पंचायती राज और नगर निगम के लिए 73वां 74वां भेजा गया राष्ट्रपति के पास साइन के लिए, और 24 अप्रैल 1993 को उन्होंने साइन कर दिया था। और इन सब क्रियाकलाप के समय PV नरसिम्हा राव हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है ना, PV नरसिम्हा राव हुआ करते थे। इंदिरा गांधी वो पूछ रहा है कि 73वें और 74 संवैधानिक संशोधन जब हुए,
73वां 74वां 1973 थोड़ी 1992 में हुआ था 73वां 74वां संविधान संशोधन। नालायक, इंदिरा गांधी को जानवी नाम की स्टूडेंट कर रही है, पागल, ठीक से पढ़ो। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? सर अभी कृष्णा नदी की सहायक नदी इसमें से कौन से है? घाट प्रभा है। घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक है। कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है सर विजयवाड़ा, और अभी विजयवाड़ा नवंबर में काफी चर्चा में था जब विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीएमसी ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारत सरकार की तरफ से आईजीएमसी का अवार्ड भी दिया गया है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का, ठीक है ना, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, आईजीबीसी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसको सौंपा गया है? सर ये सौंपा गया है आपके अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों को, ठीक है ना, अमेरिका और कैरेबियन द्वीप दोनों को मिला करके दिया गया कि भैया आप 2024 वाला T20 क्रिकेट विश्व कप करवा लीजिए। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम न्यायिक अधिकारी कहलाता है, आर्टिकल 76 में आता है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ जी हुआ करते थे, ठीक है ना, MC सीतलवाड़ जी हुआ करते थे। और वर्तमान में कौन चल रहे हैं सर? तो आर वेंकट रमन जी। अगला, रिवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस का एक श्रृंखला चल रहा है, ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ठीक ठाक है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि सर बहुत आसान है, या ऐसा भी तो नहीं लग रहा है ना कि सर बहुत कठिन है, मतलब मॉडरेट के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा है। अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इट इज रिटन बाय संजीव सान्याल। जबकि अगर यहीं पे ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात कर दिया जाए तो एक ऐसा ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व है सचिंद्र सान्याल। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी और इनकी किताब का नाम था बंदी जीवन, ठीक है ना, इनकी किताब का नाम हुआ करता था बंदी जीवन। तो ये यहां संजीव सान्याल किताब और ये इनकी किताब। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? सर एंजेलिना मर्केल, जो कि भूतपूर्व चांसलर थी, जब से ये अपने पद से हटी हैं उसके बाद से बने हैं ओल्फ स्कोल्स जी, ठीक है ना। एंजेलिना मर्केल को यूनाइटेड नेशन की तरफ से शांति पुरस्कार दिया गया है रिफ्यूजियों को शरण देने के लिए। वैसे वर्तमान में ओल्फ स्कोल्स हैं। अगला, सी ऑप्शन सही है। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? रेल मार्ग, ठीक है ना, रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार, यहां पे इसको कट कर दो, रेल मार्ग होगा, ठीक है ना। मैं यहां पे हिंदी में दोबारा लिख दे रहा हूं, रेल मार्ग का विस्तार सर्वाधिक कहां है? बताइएगा, रेल मार्ग का विस्तार। तो सर रेल मार्ग का दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक विस्तार अमेरिका में है। ये मत सोच लेना कि लोग जनसंख्या में बड़े हैं तो हो गया इन्हीं के पास होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ हो। अगला, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो देख के ललचाएंगे, जिया ललचाए रहा न जाए, वो वाले आंसर हैं। ये वो हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में सर पटकने पे मजबूर करेंगे, पढ़ के क्या आए थे, एग्जाम में क्या आया है, सच नहीं है। अब तुम ध्यान दियोगे जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? सर इन्हें दिया गया था 1999 में। अब ऐसे याद रखना, 1999 में ही G20 का गठन हुआ था। अच्छा, G20 का जो वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए किस उपनिषद से लिया गया है? तो सर महाउपनिषद, ठीक है ना, जो उसका थीम था महाउपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? आज मैं दोपहर 1 बजे वाली क्लास में पढ़ा रहा था G20 के बारे में, तो वो भी है। अगला पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सोच समझ के बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में, तो अगर आप नोटिस करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून। ये तो आसान था, ये वाला तो सब उड़ा दिए होंगे। अशोक के किस शिलालेख में मेनांत निर्णय की शिक्षा दी गई है? द टीचिंग ऑफ मेनांतन कंट्रोल हैज बीन, ओह टफ हो गया है, बी ऑप्शन 6वें में। वैसे मेनांत नियंत्रण, ठीक है ना, ये मेनांत नियंत्रण नहीं है, मन नियंत्रण है, ठीक है ना, मन नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की, ठीक है ना, सेल्फ कंट्रोल की बात है। सब सोचे होंगे ये कौन सा नया शब्द आ गया, मेनांत नियंत्रण। देखो 6वें में आत्म संयम की बात किया गया है अशोक के शिलालेख में, ये बात याद रखना। 13वें में आपके 6वें में ये किया गया है। पहला और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है।
पहले में अशोक दूसरे में पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है ना, पशु बलि की निंदा वगैरह की गई कि भैया जानवरों वनवरों को मत मारो, इस तरीके की चीजें। और सभी मतलब अशोक के जो शिलालेख हैं उनको मुख्य रूप से जो, अभी मुझे ये एग्जैक्ट 13-14 नहीं आ रहा है, मेरे मन में चला था कि मैं 14 लिख दूं, लेकिन मैं आगे पीछे हो रहा हूं इसलिए मैं इस पे नहीं अभी बात करूंगा। हो जाता है कभी कभी लाइव पढ़ाते समय ध्यान से उतर जाता है, लेकिन खैर इसका कौन सा आंसर सही है, छठ, ठीक है, छठवां। और यहां होगा मन नियंत्रण, यहां होगा सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना, सेल्फ कंट्रोल। अशोक के शिलालेख तीन भाग में है, जिनको आप रॉक एडिक्ट और स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट और केव एडिक्ट, गुहा लेख कहते हो। गुहा लेखों की संख्या 4 है, लेकिन अभी तक अज्ञात बताई जा रही है कि और भी मिल सकती हैं। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और इसकी संख्या 13 है आपके। और याद रखिएगा इनको लिखने में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? सर देखिए, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले अंग्रेज का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कभी कभी तो ये पूछ देता है अच्छा कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, और सिराजुद्दौला से घात कौन किया था? दैट वाज मीर जाफर, ठीक है ना, मीर जाफर। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मीर जाफर मीर कासिम में। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं तो मत होइएगा, ये याद रखिएगा, मीर जाफर, ठीक है। अगला पॉइंट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? हाल फिलहाल में पटना उच्च न्यायालय चर्चाओं में था जब नीतीश कुमार जी ने एक शादी और बच्चे पैदा करने को लेकर के बयान दिया था, तो वहां याचिका दी गई थी। हालांकि उस बयान पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माफी भी मांगी कि अगर किसी को खेद हो तो मुझे माफ करिएगा। उस समय ये चर्चा में आ गया, तो मैंने कहा एक बार जरा पूछ ही लिया जाए, ठीक है ना। वो बड़ा उल्टा सीधा संभवतः बयान देते, मैं तो सुना नहीं मैंने, लेकिन लोगों के मुंह से सुना कि उन्होंने कुछ उटपटांग ही बोल दिया, और बोला होगा तभी तो उनको माफी मांगने की जरूरत पड़ी, अन्यथा क्यों कोई मुख्यमंत्री माफी मांगे? उनको खुद शायद रियलाइज हुआ होगा कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगला, बिहार में प्रखंडों की संख्या, बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार के मैंने जानबूझ के 4-5 क्वेश्चन डाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बिहार से रहते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर 4-5 क्वेश्चन आज बिहार के करवा देना ना, ठीक है ना। तो लो तुम्हारे लिए ये 4-5 करवा दिए, और अब आ जाइए अपने पॉइंट पे, ठीक है ना। ये वाला हटाओ, ठीक है, ए 8 ऑप्शन, इसका 8 है। अगला, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है ना, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी? आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सोच समझ के बताइएगा, ठीक है ना, बताइएगा। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। अब ये एंडीज कहां पड़ती है? सर एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 2022 फीफा विश्व कप का चैंपियन भी है, और एक देश है चिली। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ती है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है ना, एंडीज पर्वतमाला। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? बताइएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में या फिर अगस्त में? सोच समझ के बताइएगा। तो सर यह शुरू किया गया था अप्रैल 2005 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसी समय मनरेगा की भी शुरुआत, आरटीआई भी लाया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट, हिजरी संवत कब शुरू हुआ? देखिए सर, हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत। तो हिजरी संवत कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया? सर हिजरी संवत 622 में। मुगलों के समय हिजरी संवत किसने शुरू किया? याद रखना, मुगलों के समय हिजरी संवत शुरू किया था शाहजहां ने। शाहजहां ने हिजरी संवत शुरू किया, और एक उस समय चला करता था आपके इलाही संवत, जो कि अकबर ने शुरू किया था। इलाही संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दैट वाज स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर के द्वारा शुरू किए गए इलाही संवत को बंद करके शाहजहां ने हिजरी संवत मुगल काल में चलाया था। हालांकि शाहजहां का टाइम पीरियड ये नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन मुगल काल में पूछे तो आंसर शाहजहां होगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? करंट अफेयर से एक चीज जान लो, तटीय मत्स्य उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। अभी वैश्विक मत्स्य बैठक और सम्मेलन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। अंतरदेशीय मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा तट रेखा लंबाई वाला राज्य भारत में गुजरात है, और इसकी कुल जो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो 7500 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, लोएस पठार। पठार कई प्रकार के होते हैं, आपने चियापासा पठार, ईरान का पठार, मेसापोटामिया का पठार, मेसाटा का पठार, और आपके भारत का रूर, दक्षिण का पठार, ये सब कई पठार सुने होंगे। लोएस का पठार कहां स्थित है? तो सर चीन में स्थित है। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? मतलब समझना, वो डायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि वो जो होते हैं मौसमी घटनाएं,
मौसमी घटनाएं किस स्फीयर में होती हैं, किस मंडल में होती हैं? तो जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। अगला, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? अब हम लोग तो उस समय थे नहीं, कहां से बता दें कि कौन सा युद्ध हुआ था 1565 में? तो 1565 में युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? इसी को लल्ला हम लोग बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, इसी को हम लोग कृष्ण का युद्ध भी कहते हैं, इसी को हम लोग राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो ये जितने हैं सब सेम नेम है, बनी हट्टी का युद्ध, कृष्ण का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तलीकोटा का युद्ध, जो लड़ा गया था दो साम्राज्य के बीच में, एक विजयनगर साम्राज्य और एक आपके वर्ष से बहमनी साम्राज्य। और इसको जीतने वाला कौन था? बहमनी जीते थे, विजयनगर इसको हारा था। ठीक है ना। अगला पॉइंट, जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थयात्रा स्थल नहीं है? आपको बताएं, जेरूसलम, इसी को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद वो हमास ग्रुप और आपका क्या कहा जाता है इजराइल, इन सब के बीच में चला। ये बहुत पवित्र स्थल है, इनमें से बस पारसियों का नहीं है, क्रिश्चियन का, मुस्लिम का, यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल जेरूसलम माना जाता है। और ये एक बड़ा मुद्दा है इजराइल और हमास और अरब कंट्रीज के बीच में एक युद्ध का, जेरूसलम पे कब्जा लेकर के। ठीक है ना। अगला पॉइंट, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में लिखा है? बताइएगा, कुरल या कुराल किस भाषा में लिखा है? धार्मिक कविताओं का संग्रह, सोच समझ के आपको बताना है, कुरल या कुराल किस भाषा में लिखा हुआ है? ठीक है, बताइए भैया, बताइए बताइए बताइए। तो सर ये लिखा हुआ है आपके तमिल में। ठीक है ना, तमिल में। मैं 50 क्वेश्चन आपके लिए फ्रेश, फिर 50 क्वेश्चन रिवीजन, ऐसे दो पार्ट में अपने क्लास को बांट करके चलूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? देखिए सर, सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिए थे। इनके त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था ये भी पूछता है। वहां पे आपको लिखना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है ना, जो पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा देने के बाद अपनी खुद की एक पार्टी बना ली थी, जिस पार्टी को कहा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इस पार्टी को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग इस पार्टी को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1938 में कांग्रेस के ये आपके हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो 1939 में कांग्रेस की बैठक हुई थी। वो हुई थी लल्ला आपके कहां पे? तो वो आपके हुई थी त्रिपुरी में। ठीक है ना, वो हुई थी आपके त्रिपुरी अधिवेशन, ये त्रिपुरी। तो ये सारे छोटे छोटे आपको पॉइंट याद रखने होंगे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? बताइएगा, आकार और बनावट की दृष्टि से। सर पृथ्वी की सिस्टर प्लेनेट, भगनी प्लेनेट, बहन प्लेनेट किसको कहा जाता है? शुक्र को। यही तो वजह है कि शुक्र को पृथ्वी की सिस्टर प्लेनेट या भगनी प्लेनेट या आपके समरूप प्लेनेट ये सब भी कहा जाता है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कौन था? वैसे एक बात जान लो, भारत में पहला मकबरा बनवाने वाला इंसान भी इल्तुतमिश था। प्रथम मकबरा इसी ने बनवाया है। भारत का प्रथम मकबरा, प्रथम ईदगाह। ठीक है ना, भारत का प्रथम ईदगाह, भारत का प्रथम वो क्या कहा जाता है मकबरा, ईदगाह। और एक चीज और था यार, मकबरा भी इल्तुतमिश ने बनवाया है, ईदगाह भी इसने बनवाया है, और एक चीज इल्तुतमिश के नाम है यार भारत में प्रथम, अब वो नहीं याद आ रहा है, छोड़ो। खैर ये भी जान जाना, इल्तुतमिश ने एक दरवाजा भी बनवाया है जिस दरवाजे का नाम है अतारकीन दरवाजा। ठीक है ना, जैसे बुलंद दरवाजा उसी तरह जोधपुर में आपके है अतारकीन दरवाजा, वो इल्तुतमिश ही बनवाया है। ठीक है ना, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को अपने मालिक से पहले भी गुलामी से आजादी मिली थी। हाँ, एक वर्ड है मदरसा, भारत का पहला मदरसा भी इल्तुतमिश ही बनवाया है। वो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया तो फिर मेरा उस पर निगाह गया तो मैं बोल पाया। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, जीडी का पेपर ऐसा नहीं आता है कि कोई स्टूडेंट निकाल ना पाए, लेकिन जीडी का पेपर ऐसा जरूर आता है कि वो ना आपको कई तरीकों से चेक करता है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन चेक करता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं जीडी पढ़ाता हूं तो कई लोग हमसे कहते हैं सर आप 10वीं का पढ़ा रहे हैं। हाँ पढ़ा रहा हूं ना, तो जीडी यूपीएससी थोड़ी है। और अगर तुमको यूपीएससी या लगता है कि नहीं बहुत टफ वैसा वाला पढ़ना है तो दोपहर में 1 बजे आ जाइए।
सीजीएल उजीएल टाइप का पढ़ना है, सुबह में 8 बजे करेंट। और हाँ, करेंट अफेयर से याद आया, कल सुबह 8 AM की करेंट अफेयर मत छोड़ना। मैं बेस्ट 150 प्रश्न लास्ट 3 मंथ के आपके लिए कल पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। मैंने 50 आखिरी के 3 महीनों के बेस्ट प्रश्नों का आज बैठ के कलेक्शन छाटा कि यार इनमें से पूछने की बहुत संभावना है, तो वो आपको रहना है। तंजानिया का पुराना नाम टैगानिका हुआ करता था, टैगानिका हुआ करता था, जिस तरीके से श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन हुआ करता था। अच्छा बताओ, रोडेशिया किसका प्राचीन नाम था, ठीक है ना, रोडेशिया। टेमासेक किसका प्राचीन नाम था, टेमासेक, ठीक है ना, टेमासेक। कामरूपपुर किसका प्राचीन नाम था, कामरूपपुर, यह किस जगह का प्राचीन नाम था। जेजा भुक्ति, जेजा भुक्ति यह किस जगह का प्राचीन नाम था। अवंती यह किस जगह का प्राचीन नाम था। और रोडेशिया, टेमासेक, ये श्याम किस जगह का प्राचीन नाम था। अब बताओ ये सब। तो देखिए सर, अवंती उज्जैन का था, सिलोन श्रीलंका का था, रोडेशिया जिम्बाब्वे का था, टेमासेक सिंगापुर का था, कामरूपपुर असम का था, और आपके जेजा भुक्ति बुंदेलखंड का था, ठीक है ना, जेजा भुक्ति बुंदेलखंड का। अवंती उज्जैन, सिलोन श्रीलंका, रोडेशिया जिम्बाब्वे, टेमासेक सिंगापुर, कामरूपपुर असम, जेजा भुक्ति बुंदेलखंड, ये प्राचीन नाम है। जापान का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, तो जापान का प्राचीन नाम दोस्त क्या हुआ करता था, निप्पन, ठीक है ना, जापान का प्राचीन नाम निप्पन हुआ करता था। तो ये आप बात याद रखिएगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही जीडी में सिलेक्शन दिलवाते हैं, समझ रहे हो ना, तो वो आपको पढ़ के जाना है। अगला पॉइंट, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, रानी दिद्दा का संबंध, रानी दिद्दा का संबंध किस राजवंश से है, तो लोहार वंश कश्मीर से ही है। राज तरंगड़ी किसके ऊपर लिखी गई है, राज तरंगड़ी, तो सर वो राज तरंगड़ी लिखी गई है आपके कश्मीर के ऊपर ही। उसके अलावा कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को, जैनुल आबदीन, ठीक है ना, जैनुल आबदीन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये सब ऐतिहासिक हो गए। और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर हुआ करता था। और अगर इसी कश्मीर को अभी आप जोड़ दोगे करेंट अफेयर से, तो अभी कश्मीर में ही आपके केसर की खेती के लिए जीआई टैग दिया गया है, कश्मीर के ही पश्मीना साल को, पश्मीना कपड़े को जीआई टैग दिया गया है, वुड क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो करंट से हैं, तो कुछ स्टैटिक से, तो कुछ हिस्ट्री से। और हाँ बिल्कुल, जैनुल आबदीन। चलिए अगला पांडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। थोड़ा देखो, इसके ऑप्शन लंबे हैं तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, थोड़ा आप लोग इसको पढ़िए और बताइए, सोच समझ के बताइएगा। बताओ। अरे सर, रटा हुआ है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल नरम दल बात आते ही 1907 रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में गरम दल नरम दल में बट गई थी। फिर उसके बाद 1916 में कांग्रेस एक हो गई थी। फिर दोबारा कांग्रेस में एक बार बंटवारा हुई है 1918 में। अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि कांग्रेस का दोबारा विभाजन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1918 में सेकेंड टाइम विभाजन। कांग्रेस का सेकेंड टाइम विभाजन कब हुआ था, ये बहुत, अब आप लोग में से ही मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को याद होगा, कितने लोगों को नहीं, लेकिन 1918 में कांग्रेस में सेकेंड डिवाइडेशन भी हुआ था। जैसे 1907 में नहीं, गरम दल नरम दल में कांग्रेसी लोग आपस में बट गए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित क्रम को चुनिए। जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये सच है। अभी आपने देखा कि बुकर प्राइज दिया गया है, बुकर प्राइज 2023 बट गया, ठीक है ना। मैं किताब का नाम लिख दे रहा हूं, आप जरा बताइए, मैंने आज ही शायद सुबह इसको या कल सुबह पढ़ाया है, प्रोफेट सॉन्ग, ठीक है ना, प्रोफेट सॉन्ग करके है, प्रोफेट सॉन्ग या पैगंबर सॉन्ग, प्रोफेट या पैगंबर, ठीक है ना, पैगंबर सॉन्ग करके है या प्रोफेट सॉन्ग। इस किताब के लिए आयरलैंड के लेखक को दिया गया है। अब जो लोग सुबह आज का करंट अफेयर पढ़े होंगे उन्हें ध्यान आ गया होगा। चलो लिंच विंच कुछ मैं तुमको हिंट भी दे रहा हूं, हिंट भी दे दे रहा हूं। और 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो गोंडो स्पिनो करके है, उसको दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बात भी याद रखिएगा, प्रॉफिट सॉन्ग है, प्रॉफिट सॉन्ग नहीं है। नालायक, ये कोई एक प्रॉफिट सॉन्ग कह रहा है, नालायक को क्या, सही से पढ़ा करो। पॉल लिंच, जी हाँ, पॉल लिंच को दिया गया है, पॉल लिंच, जो कि आपके कहां का है, आयरलैंड का 5वां है। अगला पॉइंट, इसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। सुमेलित क्रम को चुनिए, मतलब चूज द मैचिंग सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, नहीं,
सुमेलित नहीं। अगला, किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? बताइएगा। फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो फ्लड हब लॉन्च किया है आपके गूगल ने। ये भी हम लोग करंट अफेयर में कवर किए हुए हैं। अगले पे आते हैं, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? पहले आप ये बताइए, ये जो अभी 50 क्वेश्चन हम लोग पढ़े, इसमें आपको फ्रेशनेस नजर आई कि हां सर मजेदार क्वेश्चन रहे ये 50, ठीक है ना? 2023-24 के लिए हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष, सर इसको आपने आज सुबह पढ़ाया था, अनीस शाह को चुना गया है, जो कि महिंद्रा ग्रुप में 2014 में जुड़े थे और उसके बाद अब वहां से हट करके फिक्की के क्या बन रहे हैं? अध्यक्ष बन रहे हैं। शुभ्रकांत पांडा जी की ये जगह ले रहे हैं अनीस शाह जी। इस समय ये फिक्की में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। 50 क्वेश्चन। अब अगर 50 फ्रेश क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए तो 50 पुराने दोहराएंगे भी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जीडी का एग्जाम हो या आईबीएसईआईओ का, यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर मोहल्ले के कोई आंगनवाड़ी कार्यक्रम का, रिवीजन सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? अब हम लोग आएंगे प्रीवियस ईयर। देखो फ्रेश क्वेश्चन पढ़ लिए, अब जरा सा एक बार जाते हैं प्रीवियस ईयर पे, ये देखने के लिए कि प्रीवियस ईयर के कैसे कैसे क्वेश्चन आए और आप उनसे रूबरू होंगे, वो देखते हैं कि भैया वो कैसा चला, ठीक है ना? शुरुआत किया जाए प्रीवियस ईयर। चलिए आइए लेवल 1 स्टार्ट। प्रीवियस ईयर में लेवल वाइज जाएंगे, देखते हैं कैसा लेवल है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में, जो उनके लाइफ का अंतिम युद्ध था, उसमें किसका सामना करना पड़ा? सर ह्यू रोज, ठीक है ना? इंग्लिश मत देखिएगा, हिंदी में ह्यू रोज। अगला पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? सर स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, भाई यही था ना तात्कालिक कारण। अगला पॉइंट, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव, अब ये थोड़ा पुराना हो गया है चूंकि मैंने कहा ये प्रीवियस ईयर का है, इससे तुम्हें ये अंदाजा लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फ्रेश क्वेश्चन पढ़ो और प्रीवियस पढ़ो, ये सही उपाय है ना कि आप डेली फ्रेश क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पिछला वाला पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आपको अंदाजा लगेगा कि आप जैसा पढ़ रहे हैं उस तरीके का टाइप आ रहा है कि नहीं, या कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। मतलब बैठक से क्वेश्चन आ रहा है, वैसे वो हुआ था वाराणसी में। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर, आज जो आपके कल 27 तारीख को सतत परिवहन दिवस मनाया गया है। हम लोग सुबह करंट अफेयर में पढ़े हैं कि सर 27 नवंबर को सतत परिवहन दिवस मनाया गया है। और यह सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? सर उपयुक्त सभी, गरीबी को कम करना होगा, प्रदूषण को रोकना होगा, कंट्रोल में रहना होगा, बायोडायवर्सिटी को बचाना होगा, तभी तो आपका विकास होगा। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है लल्ला जो तुमको किसी किताब में किसी जगह मिलेंगे, तुम पढ़ के इनका आंसर टिक मार दोगे। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि यूएई में COP28 की बैठक चल रही है इस समय, तो इसलिए मैंने कहा कि भैया ये क्वेश्चन भी पूछ के देख लेते हैं। राइट आंसर इसका बनेगा जलवायु परिवर्तन। और याद रखिएगा कल सुबह की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल सुबह मैं 150 प्रश्न आपको बेस्ट वाले छाटा हुआ हूं पूरे पिछले 3 महीने के। तो इन 150 प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? सुबह सुबह आना होगा 8 बजे, करंट अफेयर जो होती है। और करंट अफेयर अभी से पढ़ो, 2-3 महीने बाद आनंद दे देगा। ब्लू कार्बन भाषा है सर, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रग्रहित कार्बन, उसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बताइएगा। राख का टीला, राख, सर राख का टीला संबंधित है संगनकल्लू से। संगनकल्लू, ये टफ था, नहीं याद होने की केस में टफ है, इसे क्या ही टफ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? बताइएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य। इन ऑप्शंस में से वही सबसे नजदीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहां पे नदी का नाम दिया है और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक ही नहीं, तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है, ठीक है ना? ये तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर ही पड़ता है, कृष्णा पे नहीं पड़ता है। कृष्णा के ऊपर श्रीशैलम प्रोजेक्ट है, कृष्णा के ऊपर नागार्जुन प्रोजेक्ट है, तवा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है ना? बाकी सब अपने से मैच्ड हैं, वेल मैच्ड हैं। अगला पॉइंट,
भारत के संविधान की उद्देशिका, अभी हम लोगों ने एक दिन पहले 26 नवंबर को, जो अभी बीता है कुछ दिनों पहले, संविधान दिवस मनाया। हालांकि संविधान दिवस हम इसको कब से कहना शुरू किए हैं, तो संविधान दिवस हम इसको कहना शुरू किए 2015 से। 2015 को 2015 से पहले 26 नवंबर को हम लोग कानून दिवस के रूप में मनाते थे। इसका डी ऑप्शन संविधान सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका जो प्रियम्बल है, संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, बताइएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सर, पढ़ा लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात सच है कि नहीं भाई? भारत में तो लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति जो इन पदों की योग्यता रखता हो बन सकता है। पढ़ाई लिखाई को ऐसा थोड़ी है कि पीएचडी किया होगा वही बनेगा राष्ट्रपति। अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बताइएगा। तो सर ये नियुक्त किया जाता है, सी ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा। अगला, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम है, फर्स्ट पोजीशन पे है ट्यूबवेल की सिंचाई में? तो ट्यूबवेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, ट्यूबवेल का सबसे ज्यादा यहां सिंचाई होता है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ये जो मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूं ये टफ लेवल का है, ये मत सोच, ये सबसे ज्यादा टफ लेवल का है अगर जीडी में ऐसा आ गया तो, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बनेगा व्यक्तित्व समानता। अगला, लैपटॉप का डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? अगर ये आपसे बाय द वे नहीं बन रहा है तो ये मत सोचना कि जीडी हाथ से निकल गया, नहीं, ये सबसे टफ लेवल वाला। ऐसा आ जाएगा पेपर ना तो 8-10 नंबर से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा फिर, ठीक है ना। इंग्लिश वो आपके क्या बोलते हैं जीएस में, अन्य सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, बताइएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो सर सुपर कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं विजय भाटकर जी, ठीक है, विजय भाटकर जी। सीपीयू में एएलयू क्या होता है? रैम स्पेस, रजिस्टर। ALU of CPU consist of, ALU of CPU consist of रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है उसमें रजिस्टर होता है। मार्च 2022 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसका मतलब इस बार ब्रिक्स पूछ सकता है। अभी ब्रिक्स की बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई, क्वाड वाली बैठक जापान में हुई, G20 की बैठक इंडिया में हुई, COP28 की बैठक UAE में हुई, ऐसे आपको याद रखने हैं। और इसका राइट आंसर है श्रीलंका। अभी तो श्रीलंका से T20 की मेजबानी छीन ली गई। वर्ष 2022 में हंगरी गणराज्य, मतलब एक अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं चूंकि ये जीडी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब वो 2023 में अभी कुछ दिन पहले स्पेन के नए राष्ट्रपति बने, वो पूछ सकता है आपसे। ईडार पोर्टल किस मंत्रालय, पोर्टल ऐप, इनके क्वेश्चन रह सकते हैं। ईडार पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ईडार जो है वो बी ऑप्शन आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। अगला, दिल्ली का पहला, अब इस पे सब खुश हो गए, गजब गुरु, आज तो आसान क्वेश्चन आ गया। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? सर ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगले पॉइंट पे आएंगे। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, ठीक है ना, बिहार में। 25 करवा लूं उसके बाद रोक दूंगा। गुप्त राजाओं के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहयान ने भारत का दौरा किया था। सर उस समय शासक हुआ करता था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप देवराज, देवश्री इन सब नामों से भी जानते हैं। वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य यह स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा। हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। देखिए सर, अगर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की आप बात करेंगे तो संविधान के भाग 6 में इसके बारे में हमें जिक्र मिलता है। और इसका जो नियुक्ति की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रपति करता है, शपथ उनको राज्यपाल दिला देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्य का राज्यपाल दिला देगा उनको। अगला पॉइंट, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर अकबर ने? देखिए सर, मनसबदारी, मनसब बेसिकली क्या हुआ करता था? एक पद हुआ करता था, उसको जो धारण करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। जैसे आज जिसके पास जमीन है वो जमींदार है, तो अकबर के समय मनसबदारी प्रणाली, न सिर्फ अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लाया था लल्ला, बल्कि इन्होंने, आपको याद होगा, 10 साल बंदोबस्त भी लाया था, ठीक है ना, 10 साल प्रणाली भी इन्होंने लाया था। इन्होंने अपने जीवन काल में जब्ती प्रणाली भी लाया था।
इन्होंने अपने जीवन काल में तौहीद ए इलाही, अब आप कुछ लोग कहोगे कि सर दीन ए इलाही ना, तो मैं कहूंगा हाँ वो आप सही कह रहे हो, लेकिन उसी को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, तौहीद ए इलाही, ये भी इन्होंने ही शुरू किया था। और अकबर ने सुलह ए कुल की नीति वगैरह की भी शुरुआत की थी। तो इसका क्या राइट आंसर बन जाएगा? डी ऑप्शन अकबर। मनसबदारी प्रणाली लाने में जिस व्यक्ति का प्रमुख रूप से हाथ था वो कौन था? टोडर मल, ठीक है ना, टोडर मल का प्रमुख रूप से हाथ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया? जरा समझिएगा, ये जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये जो भारत के बीच में बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, वो है 100वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। अच्छा, 100वां संविधान संशोधन ये है। अगर यहीं पे मान लो क्वेश्चन आ जाता कि अनुच्छेद 100 में क्या दिया हुआ है, तब आप आंसर क्या करते कि सर अनुच्छेद 100 में क्या दिया है। हमेशा याद रखना, अनुच्छेद 100 में कास्टिंग वोट की बात की गई है, या फिर मेरे लल्ला निर्णायक मत की बात की गई है, जो आपके कौन देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट आते हैं, देखते हैं अगला क्या बनेगा। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? मतलब कि उसको पढ़ने में सफलता हासिल की थी। देखिए, अशोक के शिलालेखों को खोजा किसने था? अगर क्वेश्चन ये आता तो इसका आंसर हो जाता टी पाथेंद्लर। आपको मैंने कई बार आपके ये खोजा था, लेकिन पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अगर शिलालेखों की बात की जाए तो अशोक के शिलालेखों में नंबर 1 शिलालेख में है जीव हत्या की निंदा की गई है। दूसरे मतलब जीव हत्या न करे, पशु बलि की निंदा की गई। दूसरे में पशुपालन और पशुओं के दवाओं और जीव के दवाओं का, पशु पक्षियों के दवाओं का वर्णन है। 6वें शिलालेख में आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल का वर्णन है। 13वें वाले में से आपके कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के शिलालेख 4 लैंग्वेज में है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर निम्न में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय एल्डर्स दिवस, ओल्डर्स डे, जो वृद्ध जन दिवस होते हैं उनके लिए, सर ये दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। क्लियर है? 1 अक्टूबर। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? अब याद करो, इस समय गांव में कौन सा फसल बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है? सर इस समय सरसों, मटर, गेहूं, ये सब बोया जा रहा है, मतलब रबी की फसल बोई जा रही है, मतलब डी ऑप्शन। गेहूं को प्राचीन समय में हम लोग किस नाम से जानते थे? वैदिक युग में तो गोधूम के नाम से जानते थे। चावल को हम लोग वैदिक युग में किस नाम से जानते थे? तो ब्रीही के नाम से जानते थे, ब्रीही के नाम पे। अगर हम लोग गेहूं की बात करें तो भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। अगर हम लोग प्रतिशत वाइज बात करें गेहूं का, तो सबसे बड़ा उत्पादक पंजाब है, ठीक है ना, पंजाब है। यूक्रेन विश्व में गेहूं के बड़े उत्पादकों में से एक है। क्लियर है? चलिएगा अगले प्रश्न के ऊपर जाएंगे, गेहूं से थोड़ा आगे निकल करके। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सर यूनाइटेड नेशन ने 1869 2 अक्टूबर को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। क्लियर है सभी के लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पटना जिले में स्थित नाखस पिंड का संबंध है किस चीज से? ये बहुत ऐतिहासिक जगह है नाखस पिंड, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। सोच समझ के बताइएगा। बिहार में पटना जो उसकी राजधानी है, उसका संबंध किससे है सर? बी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जिसे 1930 ईस्वी में गांधी जी ने शुरू किया था। पर्टिकुलर किस जगह से? तो दांडी नामक जगह से। हालांकि इन्होंने शुरू किया था दांडी, जो गुजरात में पड़ता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? बताइएगा, संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? सोच समझ के आंसर करो। शुरू के 50 क्वेश्चन आराम आराम से, फिर 50 क्वेश्चन रैपिड फायर के अंदाज में। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है, संविधान में कहीं भी नहीं। फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। कितने लोग तुक्का मार रहे थे? सही से बताओ, पहले कितने लोग तुक्का मार रहे थे?
तुक्का वालों देख लो स्थिति, ठीक है ना, संघी शब्द नहीं है यार उसमें। 12 लाचा दर्रे के दोनों, ये दर्रा है जिसे आप पास कहते हैं, 12 लाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली जो जल धाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं, बताइएगा। तो सर चंद्रा और भागा चिनाब, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे इन नदियों का प्राचीन नाम भी आपसे, वैदिक नाम भी आपसे पूछ देता है, और ये जो झेलम नदी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ हद तक बाउंड्री का भी कार्य करती है, ये भी याद रखिएगा। रावी का पुराना नाम क्या है, परुशनी, वैदिक युग में परुशनी। चेनाब का क्या है, अस्कनी, ठीक है ना, चेनाब का क्या है, अस्कनी हुआ करता है। सिंधु का आपके क्या है, सिंधु को हम लोग देखो वैदिक युग के समय सिंधु के ही नाम से बुला लिया करते थे। झेलम को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, बताइएगा। झेलम को परुशनी, अस्कनी, झेलम आपको बताना है। सतलज को सतुद्री, एक लोग बोल रहे हैं सर सतलज, सतलज सतुद्री है। नदीतमा आपके उसको कहते हैं सरस्वती नदी को वितस्ता, ठीक है ना, वितस्ता, वितस्ता, वितस्ता। क्लियर हुआ। चलिए अगले पॉइंट पर आएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है, बाबूजी। ऑप्शंस में बताइए बाबूजी किसे कहा जाता है। देखिए सर, बाबूजी कहा जाता है प्रसिद्ध रूप से जगजीवन राम को, ठीक है ना। श्री कृष्ण सिंह को बिहार के केसरी के रूप में भी याद कर लेते हैं। महात्मा गांधी को बापूजी कहा जाता है। यहां बाबूजी है, बू और पू में अंतर है, आप समझ ही रहे होगे। ये ब है, वो प है, दैट इज। सावधान का कौन सा संविधान होगा ना, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, मतलब क्रॉसिंग द फ्लोर या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल की राजनीति को रोकने के लिए संविधान में एक संवैधानिक संशोधन हुआ। यह संशोधन 1989 में हुआ और 52वें के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना, 52वां संविधान संशोधन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। यह सभी को पता होगा, जब 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल हो गया, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के अंडर में एक समिति बनी। उस समिति की सुझाव पे पंचायती राज आया और पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इन्होंने 3 टियर पंचायती सिस्टम की अनुकंपा की, मतलब अनुशंसा की, और ये 3 टियर पंचायती सिस्टम प्रयोग के तौर पर, प्रायोगिक, ठीक है ना, प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहां लगा था, तो प्रायोगिक तौर पे लगा था सर ये आंध्र प्रदेश में। लेकिन सही से ऑफिशियल ये कब लगा, कहां लगा, तो राजस्थान के नागौर में। अगर पेपर में पूछेगा प्रायोगिक तौर पे इसको कहां लगाया गया था, तो 1998 में 1 साल के प्रायोगिक तौर पे। अगला पॉइंट, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन, इसको तख्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं, इसे शाहजहां ने बनवाया था। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटने वाला नादिर शाह था, ठीक है ना। अच्छा, जल्दबाजी में कई लोग अहमद शाह अब्दाली भी टिक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभी वो संजय दत्त वाली पिक्चर आई थी, वो बात दिमाग में घूम रही होगी, तो कहेंगे यही टिक मार के आगे बढ़ जाते। ऐसे कैसे आगे बढ़ जाओगे भैया। आई गजनी, गौरी, ये सब लुटेरा टाइप के व्यक्ति, जितने नाम लिखे हैं चारों लुटेरा थे, खाली ये भारत को लूटना ही चाहते थे। इसको गौरी नहीं गौरी लिखो, ठीक है ना, ये लूटने के ही चक्कर में लगे रहते थे। चलिए, हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं, बताइएगा। अंतिम पंघाल जी कौन सा खेल खेलते हैं, तो अंतिम पंघाल जी खेल खेलते हैं कुश्ती, ठीक है ना। कौन सा खेल खेलते हैं, कुश्ती खेल खेलते हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है। बांदीपुर, पेरियार, काजीरंगा या गिर। सर ये परियोजना चलाई जा रही है, बच्चा बच्चा रटा होगा, काजीरंगा। जो एक सिंग वाले गैंडों का क्या माना जाता है, राइनासोर्स का आपके प्लेस भी माना जाता है, स्थानीय निवास भी माना जाता है। बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, गिर गुजरात में पड़ता है, पेरियार जरा बताना कहां पड़ता है। तो चलो एक हिंट भी दे दिया, साउथ में, कुछ ऐसे भी हिंट दे दिया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अरुणाचल तो खैर कहना ही नीचे, साउथ कहने के बाद। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। कोई संस्था प्रॉफिटेबल होगी यह उसके किस पर निर्भर करती है,
बताइए, ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस ट्रस्ट, ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट प्रोसेस्ड, ऑन द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ट्रस्ट, या ए और सी दोनों। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए आपको कुछ विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है, सामाजिक रूप से अवेयर लोग इसका आंसर कर देंगे, और इसका राइट आंसर है ऑन द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ट्रस्ट। आज जैसे अब हम ही लोग हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट भी दे अच्छा पढ़ाएंगे 10 साल बाद पढ़ाएंगे, इसका क्या मतलब है? अगला पॉइंट, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था? बताइए। तो भारत में इस्लामिक परंपरा के अनुसार गुंबद जो संगमरमर का बना वो बना था आपके एतमादुद्दौला का। अगर सिर्फ बात कर देता गुंबद तो वो हुमायूं के मकबरा का बना था, सिर्फ अगर गुंबद की बात करता, लेकिन इसने बात किया पूरे के पूरे इमारत की, और अगर पूरे इमारत का बना तो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना एतमादुद्दौला का मकबरा था, जिसे आप मिनी ताजमहल भी कहते हैं, इसे आप मिनी ताजमहल भी कहते हैं, जो आगरा में है। बनवाने वाली कौन? एतमादुद्दौला, या फिर इसका ओरिजिनल नाम हुआ करता था गियास बेग, ठीक है ना। अगर कभी पेपर में पूछे कि इसका ओरिजिनल नाम क्या था तो वो भी आप याद रखिएगा, गियास बेग था। ये नूरजहां का पिता था, ठीक है ना, नूरजहां का पिता। और नूरजहां ने ही अपने पिता की याद में क्या बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। ये वही नूरजहां है जो जहांगीर की पत्नी थी। इसे नूरजहां, नूरमहल और प्रयाग ज्योति और एक और 2 नाम से और इसको बुलाया गया है। खैर, कभी याद आया तो आपको बता दूंगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? यह क्वेश्चन गया करंट अफेयर की तरफ। सबसे मूल्यवान कंपनी हाल फिलहाल में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बोला गया है, जिसके आप रतन टाटा जी को कई एंगल से और कई विविध रूपों में मानवता के लिए आप उनको जानते होंगे। अगला, हिमनद का पिघलना, वो जो ग्लेशियर्स नहीं होते, बर्फ के बड़े बड़े चट्टान, उनको हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर कहां पाई जाती है? ग्रीनलैंड में, साउथ पोल पे, हिमालय में, या फिर नॉर्थ पोल पे? बताइएगा। तो अक्सर जो ग्लेशियर्स हैं वो कहां पिघल रहे हैं? नॉर्दर्न पोल के, उत्तरी ध्रुव के। अगला, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सर सांची, जो कि विश्व धरोहर स्थल भी है, आपके पड़ता है मध्य प्रदेश में, भोपाल से 40-50 किलोमीटर दूर सांची। और इसको बनवाने वाला कौन था? अशोक था। अशोक ने कई स्तूप बनवाए हैं, उनमें से एक सांची का स्तूप है। कहा जाता है कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध के दंतावशेष, दांतों के अवशेष रखे हुए हैं। यहाँ पे बोधि वृक्ष भी लगाए हुए हैं। चलिए, आप बाई रोड भी गुजरोगे सांची से ना तो दूर पहाड़ पे दिख जाता है। अगला पॉइंट पे आते हैं। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहां की गई? डॉल्फिन से एक बात याद रखिएगा, गंगेटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। वहीं घोल मछली की प्रजाति को गुजरात राज्य का राजकीय जीव घोषित किया गया है। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहां पे है? पटना में पड़ता है, ठीक है ना। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे है? तो पटना में पड़ता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? सर, अर्जुन हमेशा किसके साथ रहे? कृष्ण के साथ रहे। तो नागार्जुन सागर किस पर है? कृष्णा नदी पर है। और इसी कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? विजयवाड़ा। और ये जो विजयवाड़ा है सर, इसी को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का 2023 का अवार्ड दिया गया है रेलवे स्टेशन को, ठीक है ना। तो करंट अफेयर भी पढ़िए, हिस्ट्री भी पढ़िए और जियोग्राफी भी पढ़िए, सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलते हैं। और कृष्णा से याद रखेंगे कृष्ण का युद्ध। कृष्ण का युद्ध कब हुआ था? सर, ये वही है ना जिसे हम बनीहट्टी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। तब तो सर ये 1565 ईस्वी में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच में, जिसमें विजयनगर जीते थे। और विजयनगर के अवशेष कहां पाए जाते हैं? हम्पी, ठीक है। अगला पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या रहेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताइए, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सर, एक बात जान लीजिए, आपका जो ये है सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो 21A में जुड़ गया, भाषण का अधिकार 19A में है, जीवन का अधिकार ये तो सर आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। ये वाला जो एक आर्टिकल है, मैं कसम बताऊं पूरे संविधान पे ये भारी पड़ता है।
पूरे संविधान पे भारी पड़ता है। अगर मुझसे कोई कभी कहे कि पूरे संविधान का एक आर्टिकल चुनो जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सरवाइव करवा देगा अच्छे से, तो मैं आर्टिकल 21 को चुन लूंगा। भाई इसमें इतने अधिकार हैं कि रोड पे तुम चलते हुए कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता, तुमको भारत सरकार पानी, खाना, एजुकेशन सब देगी, सब इसी के अंदर घुस गया है। समझ रहे हो? जीवन जीने का अधिकार। चलिए अगले बात पे जाएंगे। सूचना का अधिकार, बेसिक फंडामेंटल राइट। ये तो 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय ये आया था। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? गार्जियन। अब सर आपका आर्टिकल 21 क्यों प्रभावित कर दे किसी भी व्यक्ति का, उस स्थिति में उसकी बचाव कौन करेगा? तो सर उसका बचाव तो एक ही आदमी कर सकता है, और वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्योंकि सर ये क्या करेगा? आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर देती है? रीट जारी कर देती है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पे है? मैच की तो इस समय वो दुर्गति हो रही है। आप लोग अभी लेटेस्ट वाला भारत ऑस्ट्रेलिया का T20 देखे होंगे, क्या स्थिति बनी याद है ना? जो लोग कल रात में जगे होंगे शायद देखे होंगे। 222 रन, आखिरी के 9 गेंद पे 35 रन, वो भी बन जा रहा है। क्या कर रहे हैं बात? फिर से सब वर्ल्ड कप के हार की याद दिलवा दिए। कल का मैच अगर आप देखे हो तो भारत वर्ल्ड कप में कैसे हारा था उसकी दोबारा याद कल ताजा की गई। वही ऑस्ट्रेलिया वाले धर के रगड़ दिए सब, और वही ग्लेन मैक्सवेल खड़ा था जो अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन मार दिया था। ग्रीन पार्क स्टेडियम सर कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पे है? कानपुर में है। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लड़कियों तुम लोग तो इसको जरूर याद रखो। इसी जो 1919 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत क्या हुआ था? वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, राइट मिला था महिलाओं को। ठीक है ना? वोट देने का अधिकार किसको? महिला को, महिला को, ठीक है ना? महिलाओं को वोट देने का अधिकार। और उस समय हुआ करता था चेम्सफोर्ड, ठीक है ना? चेम्सफोर्ड। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जो लार्ड लिखा हुआ है, जानबूझ करके मुझे भी 2-4 आते हैं सलाह देने कि सर इनके नाम के आगे लॉर्ड मत लगाया करो। पहली बात तुम्हें यह बता दूं, लॉर्ड मतलब होता है सुप्रीम, गॉड मतलब होता है भगवान, ठीक है ना? गॉड मतलब होता है भगवान, न कि लॉर्ड मतलब होता है भगवान। लॉर्ड मतलब होता है सुप्रीम पावर। अब वो अलग की बात है कि हम सबसे अपने से इसको जोड़ते हैं पहले कि लॉर्ड मतलब भगवान। तीसरी चौथी के मास्टर साहब लोगों ने पढ़ा दिया लॉर्ड मतलब भगवान। अरे गॉड मतलब भगवान होता है। और फिर खुद को हम लोग ऑफेंसिव मान ले, अरे यार हम लॉर्ड बोल दिए अंग्रेज को, कितना बड़ा अपराध कर दिए हम। अब कुछ लोग समझा भी देते हैं लॉर्ड मत बोला करो। हाँ ठीक है ना, हमको भी कोई शौक नहीं चढ़ा इनको लॉर्ड बोलने का कि हम इनको लॉर्ड बोलने जाएं। लेकिन बात समझना, गॉड मतलब भगवान होता है, लॉर्ड मतलब वो लोकल किताबों में लिखा, खोज लेना ठीक से, भगवान इसका मतलब नहीं होता है। तो खुद को खुद से दोषी मत मान लिया करो कि हम लॉर्ड नहीं बोलेंगे, सर नहीं बोलेंगे, देशभक्त हो जाएंगे। हो जाइए, मेरा भी कोई शौक नहीं है 5 बार इनको मैं मारूं, 5 बार इनको मैं काटूं। लेकिन ये मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूं, माई लॉर्ड वो कोर्ट में कहा जाता है जज के लिए, जो सुप्रीम है, जो न्याय दिला रहा है। यह जबरदस्ती का जोड़ा गया शब्द है और खुद को देशभक्त दिखाने का एक तरीका है कि हम लॉर्ड नहीं। देशभक्ति दिखाने के 100 तरीके मौजूद हैं, यही एक तरीका नहीं मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं अपनी और आपकी दोनों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहता हूं, मत लिखो ससुरों को लॉर्ड। हमको कौन सा फर्क पड़ रहा है, ये कौन से हमरे मौसा है कि इनका हम बड़ा ध्यान दें। लेकिन गॉड मतलब भगवान होता है। तो जानबूझ करके इतिहास को तोड़ मरोड़ देना ये सही नहीं है, ठीक है ना? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं बोलना है मत बोलो, किनारे करो। ये कौन नालायक टाइप के सब अंग्रेज, इनसे हम लोग का कौन सा मतलब है। लेकिन जबरदस्ती भगवान से जोड़ लो, ये वो भग तरीका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं देखता हूं कभी कभी वीडियो पे आते, एक को हमको सलाह एक दिन दिया था, सर लॉर्ड मत बोलिएगा। हम कहा अरे ले ठीक है, नहीं बोल रहे हैं, हमको कौन सा, बार बार कह रहा हूं कि इन ससुरों से हमको कौन सा मतलब है। चलेगा, ये सब नालायक टाइप के शोषण करने वाले नालायक व्यक्ति थे ये सब। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कब हुआ था? ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है ना? ह्यूमन इन्वायरमेंट मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? ह्यूमन इन्वायरमेंट भैया ये बहुत बड़ा सम्मेलन था, ये हुआ था स्टॉकहोम में, ठीक है ना? स्टॉकहोम में। अगला, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता, आप देखो सोना से कितना क्वेश्चन आता है, उसमें तुमसे पूछ देगा हरा सोना क्या है,
काला सोना क्या है, द्रव सोना क्या है, सफेद सोना क्या है, झूठों का सोना क्या है, ठीक है ना, झूठों का सोना, झूठों का सोना ये क्या है, ये ऐसे कई ठो सोना होते हैं भैया। एक आपके भी सोना होते हैं और एक हम लोग का भी सोना होता है। हमारा सोना तो रात के 10:30 बजे हो जाता है कि भैया 10:30 बजे सो जाओ, सुबह में 8 बजे उठ करके करेंट अफेयर पढ़ाना है। ये सोना है स्लीप, ठीक है ना, ये स्लीप वाला सोना। ये वाला तो आप अंतरराष्ट्रीय लेवल का सोना है, ये आप देख लीजिए। सोना बाबू है, अब भी सोना नहीं, छोना मेला बाबू, ला मेरा वर्ड नहीं होता है, मेरा इसकी जगह वर्ड होता है मेला। ये ला मेला आ सोना रिप्लेस्ड बाई बाबू। ले है जो मेला बाबू वाले हैं ना, मेला बाबू खाना खाया, बाबू कहीं का खाना खाने लायक जिंदगी भर छोड़ते नहीं है, समझ रहे हो ना। तो मेला बाबू के चक्कर में मत पड़ो, ये सब सोना पढ़ लो, काम आएगा। जब हरा सोना है तो कह दो भैया चाय की पत्ती, हम तो खूब चाय पी रहे हैं आजकल। काला सोना है तो कह दो कोयला, द्रव सोना है तो कह दो पेट्रोल, ये वाला सोना काम आएगा, ठीक है ना। सफेद सोना, झूठों का सोना, आयरन पायराइट, समझ रहे हो, ये सही सोना है, हाई वाला नहीं है। मोबाइल बंद करोगे तो ये वाला सोना भी मिलेगा। हमसे आज एक लोग पूछ रहे थे, सर आप 7 बजे उठ जाते हैं करंट अफेयर पढ़ाने के लिए? हम कहा हाँ उठ जाते हैं, क्योंकि हम 10:30-11 बजे तक सो जाते हैं। हमारे पास ई वाला सोना बहुत अच्छा मौजूद है, स्लिप, जिसका ई वाला सोना है। मेला बाबू खाना खाया, बस समझ लो खाना काम गड़बड़ाया। आओ खैर, तो स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है ये सर अंतरराष्ट्रीय मार्केट से, जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर, आईएमएफ की मनी है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो होता है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की मनी क्या है, एसडीआर, ये स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि एक एसडीआर 0.6666 ग्राम सोने के वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है ना। इसको पेपर करेंसी भी कहा जाता है। आईएमएफ की ये मनी है। अगले पॉइंट पे आएंगे। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आपके पेपर में रहेंगे। अब बताओ क्या कह रहा है, बाइलेटरल मतलब इसमें दो होते हैं, तो द्विपक्षीय बाजार, सर द्विपक्षीय बाजार होता है एक विक्रेता एक क्रेता। हम लेके आते आलू 10 रुपए किलो, कोई खरीदने ही वाला नहीं है, तो ये द्विपक्षीय नहीं सर। द्विपक्ष का मतलब एक विक्रेता एक क्रेता, एक सेलर एक बायर, ये हुआ द्विपक्षीय, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? सर बाजार का नियम दिया था जेबी से। अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन हिस्ट्री में खूब आता है, बाजार रिफॉर्म या बाजार सुधार के लिए कौन सा शासक सर्वाधिक फेमस है? बताओ। सल्तनत काल में है, बाय द हेल्प ऑफ प्राइस कंट्रोल सिस्टम, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लगा करके उसने मार्केट रिफॉर्म किया था, और वो कोई और नहीं सर, अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। ये बाजार सुधार के लिए बहुत जाना गया है, ये बात भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लल्ला। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? सर अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने संविधान दिवस भी मनाया है, ठीक है ना, संविधान दिवस भी मनाया है, संविधान दिवस। साथ ही साथ सर हम लोगों के संविधान सभा की अगर हम लोग बात कर दें तो उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो सर उसके उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी हुआ करते थे, क्योंकि सर अध्यक्ष हम लोग रटे रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी 2 लोग हुआ करते थे, ठीक है ना। और भारतीय संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? वैसे तो कैबिनेट मिशन प्लान, लेकिन संविधान सभा का जो औपचारिक विचार था वो तो सर एम.एन. रॉय ने ही दे दिया था 1934 में। वो तो अंग्रेजों को अपना क्रेडिट लेना था, इस चक्कर में ससुरे कहे कैबिनेट मिशन प्लान। और संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति हुआ करता था, मतलब भारतीय 10 लाख की जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटर एक व्यक्ति हुआ करता था, ऐसा इसमें लिखा है, मेंशन है, जरूरत है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन है? एक बात तुमको और बताते हैं, जब आप संविधान पढ़ते हो, संसद पढ़ते हो और विदेश के बारे में पढ़ते हो, वहां पे राज्य का तात्पर्य देश से होता है, ये बात याद रखना। अब उसको यूपी, एमपी, बिहार, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय मत समझ लेना। तो राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा है? डी ऑप्शन, ये सभी, उसका क्षेत्र, उसकी गवर्नेंस, उसकी प्रभुसत्ता, ये सब उसके अनिवार्य तत्व हैं।
अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? बताइएगा, ताना भगत आंदोलन के साथ कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है? सोचिए, समझिए और बताइए। सर, ताना भगत आंदोलन के साथ उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सर, नौजवान भारत सभा 1926 ईस्वी में स्थापित हुई थी और इसको स्थापित किया था सरदार भगत सिंह जी ने। सरदार भगत सिंह, जो कि इनके द्वारा लिखी हुई, सरदार भगत सिंह जी के द्वारा लिखी हुई किताब है वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। और इन्होंने ये जो नौजवान भारत सभा है, इसका आगे चल के 1928 में विलय कर दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ, और एक नई पार्टी बन गई थी ये। और पंडित जी मतलब पंडित चंद्रशेखर आजाद जी मिल करके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक पार्टी बना लिए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? सर, ये तो रटा हुआ है, त्रिरत्न कहलाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिमूर्ति हिंदू धर्मावलंबियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, ठीक है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। अगला, फोवर्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है ना, तो ये किसने लिखा है? सर, ये लिखा हुआ है सी रंगराजन ने, भूतपूर्व जो आपके आरबीआई गवर्नर। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? बताइएगा। कल हम लोग वो बीही, अमरूद, गुआवा खा रहे थे, तो एक लोगों ने पूछा, ऐसी हमको लगता है उनको जानकारी रहेगी, पूछ दिया कि वो गरीबों का सेव किसे कहते हैं? तो वही अमरूद को ही कहते हैं। गरीबों की गाय किसे कहते हैं? तो बकरी को कहते हैं, ठीक है ना। एक और होता है, गरीबों की कथकली किस त्योहार को कहते हैं? ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, आप देखिए उठा करके। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सर, सतपुड़ा की रानी कही जाती है पचमढ़ी को। ये पचमढ़ी कहां पड़ता है? सर, पचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहां का कहा जाता है ये बहुत अच्छा पर्यटक प्लेस है। यहां का जो सुबह होता है, सूर्योदय, सनराइजिंग देखने लायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? बताइए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है? तो सर, ये आपके जोड़ता है बी ऑप्शन, NH2। एक्चुअली देखो, तुम एक को लाइन ऐसे खींच लो, खींच लिए सर। NH याद करने का तरीका, एक पॉइंट इसके जस्ट नीचे से एक लाइन यहां से ऐसे खींचो और ऐसे मिला दो, ठीक है, ठीक है सर। यहां पे आपका 4 कोने पे 4 रख दो, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सर, मुंबई हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा सर? अगर दक्षिण, चेन्नई हो जाएगा सर, चेन्नई। यहां पे क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा सर। और यहां पे अगर आ जाओगे तो यहां पे दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली। और ये भारत का दिल्ली से पंजाब साइड बाहर निकलो तो अमृतसर हो जाता है, बाघा बॉर्डर जिधर पड़ता है। और यहां पे आपके आगरा। खत्म आपका NH, सारा NH खत्म। ये आपके NH1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये आपके दोनों को मुंबई से कलकत्ता को मिला दो 6 है। आगरा के पास ही उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी, वाराणसी से चेन्नई के नीचे आ जाओ कन्याकुमारी, इसको मिला दो 7 है। बस हो गया। अब कह रहा है कि कौन सा राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? दिल्ली यहां से और कलकत्ता को, मथुरा और वाराणसी, यही कहीं पड़ रहा है मथुरा वाराणसी। दिल्ली से कलकत्ता किससे जुड़ रहा है? NH2 से जुड़ रहा है। ये रहा NH2, ठीक है ना, ये रहा NH2, ठीक है ना। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने के लिए निर्णय? अभी कोई मेघा लड़की नहीं है, टैलेंट की बात है। नहीं, आधे समझ मेघा के नाम से मनाया जाएगा, पल्लवी के नाम से नहीं मनाएंगे, प्रियंका के नाम से नहीं, शालिनी के नाम से नहीं, पूजा के नाम से नहीं, सपना के नाम से नहीं, सोनम के नाम से नहीं। अरे मनाएंगे ना, पहले मेघा टैलेंट के ऊपर बात है। तो मेघा दिवस मनाया जा रहा है 3 दिसंबर को, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे लाते हैं। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? बताइए, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? बहुत सोच समझ के बताइएगा, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? सर, अजंता, एलोरा, ये सब जितनी है सर, ये सब संबंधित है डी ऑप्शन, गुप्त काल से। ही गुप्त काल वाले बड़े लल्लन टॉप टाइप के व्यक्ति थे। मैं बताऊं, यही हैं जिनके समय मंदिर बनाने की कला आ गई थी। ऐसे तुम लोग पढ़ते हो ना। अच्छा हमें बताओ, ये हनुमान जी किस देवता के अवतार माने जाते हैं? आप कहोगे सर शंकर जी के। राम जी किस देवता के अवतार माने जाते हैं? विष्णु जी के।
भगवान श्री कृष्ण किस देवता के अवतार माने जाते हैं? विष्णु जी के। मतलब ये जो अवतारवाद का सिद्धांत है, ये भी कभी कभी आता है कि अवतारवाद का सिद्धांत किस वंश के समय सबसे अच्छे से पनपा, उसका भी आंसर गुप्त काल है। इनकी जो ऑफिशियल भाषा हुआ करती थी गुप्त वालों की, वो संस्कृत हुआ करती थी। इनके समय के चांदी के सिक्के को रुपए का कहा जाता था, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ये गुप्तवाद। इन वंश का संस्थापक कौन था? सर श्री गुप्त था। सर रियल संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ऐसे छोटे छोटे न जाने कितने क्वेश्चन इसमें भरे रहते हैं इस गुप्त वंश में। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है और डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में जारी की गई वैश्विक नवाचार सूचकांक में, मतलब इनिशिएटिव, इनोवेटिव, नया नया चीजों लाने के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सर ये ऑप्शन 40वां, ठीक है ना, 40वां। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? देखो जल की धाराएं, सागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, एक ठंडी एक गर्म। नहीं, लेब्राडोर, क्यूरोसियो, ये सब है ना, कैलिफोर्निया, ओएसियो, ये सब। तो सर इसमें से ठंडी जलधारा नहीं है क्यूरोसियो, ये बहुत गर्म है भैया। अगले पॉइंट में आएंगे। हेलेंस्की राजधानी है। अच्छा बताओ मेडागास्कर की राजधानी क्या है? मेडागास्कर नहीं पता ना? कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर में आपको बताऊंगा कि तीसरी बार मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि जरा बताओ मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो कि अमेरिकन बेस्ड है, जॉर्ज मरियम जिसके फाउंडर हैं, उसका वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना गया? नहीं पता ना? कल सुबह करंट अफेयर में बता दूंगा। तो मेरी बात मानो, सुबह 8 AM का करंट अफेयर अब 2-3 महीना लगातार रगड़ करके पढ़ लो, क्योंकि ये आपको नंबर दिलवाएगा। हेलेंस्की कहां की राजधानी है सर? सर फिनलैंड की। हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 के प्रसन्नता सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है ना। और आइसलैंड जिसके सर पे आइस रहेगा, बर्फ रहेगा, ठंडा ठंडा कूल रहेगा, वो स्वतंत्रता शांति सूचकांक में। तो आइसलैंड को याद रखना, शांति आइस है इसके बर पे। फिनलैंड फन में है तो प्रसन्नता में फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है ना, प्रसन्नता में फर्स्ट पोजीशन पे, ऐसे याद रखेंगे। अगला, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आज डेविस कप भी हो गया। डेविस कप का विजेता कौन है बताइए? या फिर यह कौन सा संस्करण था डेविस कप? 111वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया हारा है। कौन सा देश जीता है? इटली जीता है, 47 साल बाद जीता है। कल इसके बारे में सुबह 8 बजे डिटेल में बात किया जाएगा। मार्कोनी पुरस्कार जो है बी ऑप्शन, हरि बालकृष्णन। अगला, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सर वो तो रटा हुआ है ना सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब। इनकी 7 फुट ऊंची मूर्ति अभी 2-4 दिन पहले हमारे देश के उसमें सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। इनकी द्वारा रचित मूक नायक अत्यंत प्रसिद्ध और फेमस किताब है। अगला पॉइंट, तो ये हुआ इसका भी। अगला, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? बताइएगा, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? सोच समझ के बताना। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, सर भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। समझे अप्सरा? अगले पॉइंट पे आ जाओ। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया? अच्छा देखो, क्वेश्चन टफ नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम जीडी का है और जीडी के एग्जाम में आप इस तरीके की चीजें, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली वो 10वीं लेवल का एग्जाम है, उसको यूपीएससी समझ करके मत देने लगना, ये बात याद रखना। तो मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला स्पेस एक्स। अगला पॉइंट, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ लॉन्च किया गया है? तो भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ लॉन्च किया गया है, डी ऑप्शन, जी किशन रेड्डी जी के द्वारा, ठीक है ना, जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 50वां प्रश्न, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग के, देखो मैं पूरा साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करेंट अफेयर का एक पूरा कॉम्बिनेशन आपको 7 से 8 में प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है ना। बताइए, हाल ही में किसे संघ लोक, भैया संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश दास जी, ठीक है, दिनेश दास जी बने हैं संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन?
मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व या पांचवी अनुसूची। वो कौन सा है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है कि भैया भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर स्टेट है। तो सेकुलर स्टेट भारत को साबित करता है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना। संविधान की जो हमारे प्रस्तावना है वो हमें साबित करती है कि हम क्या हैं, संविधान की प्रस्तावना, कि हम सेकुलर स्टेट हैं। जो अगला पॉइंट आएगा, 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? सोच समझ के बताइएगा। भारतीय संविधान में न्यायपालिका, सर देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपके स्वतंत्रता पूछा है, ठीक है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आप अमेरिका से लेंगे, ठीक है ना। सुपरमैसी स्वतंत्रता अमेरिका से लिए हुए। अगला पॉइंट, सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां में निहित होती है। अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम देखें, हमारे संसद के 3 अभिन्न अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को माना जाता है। तो अगर इन रियल पावर ऑफ स्टेट आप देखें तो वो किसके हाथ में है यहाँ पे, कि सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां अगर किसी के हाथ में है तो प्रधानमंत्री। भाई देखो, राष्ट्रपति को तो ये बात जग जाहिर है कि कई बिल पे ऐसे ही साइन कर देना पड़ता है। सही कह रहे हैं कि नहीं? कई ऐसे बिल होते हैं जिन पे इनको ऐसे ही साइन कर देना पड़ता है। तो फिर कहां से इनके हाथ में हम लोग नहीं कहेंगे कि सर ये शक्तियां हैं, नहीं है। तो प्रधानमंत्री के हाथ में वास्तविक शक्तियां, और इसको तो आप लोग रियल में अनुभव भी करते होंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधन किया है? बताइएगा। प्रस्तावना को संशोधन किया गया, सर प्रस्तावना को 42वां। अब 42वां इतना लंबा चौड़ा संविधान संशोधन है कि हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। आप अब कब तक घर आप निकल रहे हैं? 8 बजे के आसपास निकलूं, कोई इशू नहीं। ठीक है, मुझसे मिलके जाइएगा, ठीक है ना, एक बार कॉल करके, ठीक है। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? सर ये माना था बेरूबारी यूनियन केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान से संबंधित है? बताइएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद के संविधान से संबंधित है? सर वो है आपके संसद। यहां पे मतलब समझे, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया है, वहीं आर्टिकल 80 और 81 में, एक में आपके राज्यसभा के बारे में दिया है, तो 81 में लोकसभा के बारे में। वो ये कहना चाह रहा है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट 70 में है, 80 में राज्यसभा का गठन है और 81 में लोकसभा का। ये वो पूछना चाह रहा था। निम्नलिखित में से 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आराम आराम से करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद, राज्यसभा की संरचना, सर ये तो बहुत क्लियर है, अभी अभी हम लोग बात किए थे, अनुच्छेद 80 राज्यों के परिषद के बारे में है। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव, ठीक है ना, राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य विधानसभा मतलब एमएलए के द्वारा, या गवर्नर या प्रेसिडेंट? तो सर राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनमें ये लोग वोट करते हैं। अगला पॉइंट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से एक है? बताइएगा। सर वैसे तो 250 है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250, वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। वर्तमान में 245 मौजूद है, और इसमें से चूंकि 250 में से 12 राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन फिर करेक्ट है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा, अब वही बात आ गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? सर 12। अब ये क्वेश्चन ओल्ड हो चुका है। अब आते हैं जियोग्राफी के ऊपर। ये वाला ऐसा सेक्शन है जो आप अक्सर गलत करते रहते हैं, जियोग्राफी। उसमें भी मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड जियोग्राफी का जो हिस्सा है वो गलत होता है। 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है। आज महीने के मतलब इस दिन में हम लोग इसी को कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? बताइएगा। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है ना, पर्वतों का सागर, सी ऑफ माउंटेन, ब्रिटिश कोलंबिया। अगला, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है?
बहुत रिलैक्स होकर के लेक्चर खत्म होने के बाद में आराम से सोचना कि क्या आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पे आपकी पकड़ है। अगर नहीं है तो अभी समय है, बना लो, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। उस वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक में से भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है सोलर सिस्टम से। अगर आपका सोलर सिस्टम वाला लेक्चर कंप्लीटली पकड़ में है तो फिर देखिएगा आपको 1 से 2 नंबर हर पेपर में मिलेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी के किसी भी जीएस के पेपर में। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल का आधारात्मक बृहत्तम है? आधारात्मक बृहत्तम है न्यूजीलैंड, साउदर्न आइसलैंड। अगला, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? सर फिनलैंड को कहा जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के स्रोत बिंदु, मतलब इनसे प्रदूषण कम से कम स्रोत की वजह से नहीं होता? सर इनमें से तेल रिफाइनरी, जेट इंजन, वनाग्नि के, अरे सर डी ऑप्शन, मिक्स्ड पॉल्यूटेंट्स इन रेन वाटर हार्वेस्ट। ये स्रोत बिंदु तो नहीं है कम से कम प्रदूषण का। तेल रिफाइनरी से जो पानी उस स्रोत है, जेट इंजन से ध्वनि निकल रही ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। अगर एयर पॉल्यूशन फ्रॉम फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में आग लग गया तो फिर वो है, लेकिन आपके जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उससे थोड़ी प्रदूषण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइएगा, साक्षरता दर सबसे अधिक है किस राज्य में? सोच समझ के बताइएगा। तो सर साक्षरता दर सबसे अधिक है मिजोरम में। क्लियर है? सबसे ज्यादा। अब सर कुछ लोग सोचेंगे अरे सर साक्षरता दर तो सबसे अधिक केरल में है ना। हाँ ओवरऑल, लेकिन क्या केरल ऑप्शन में मौजूद है? और उसमें भी अगर यूनियन टेरिटरी पूछ देता तो फिर लक्षद्वीप आंसर हो जाता। और 2011 की जनगणना आपके पेपर में आपको 1 नंबर दिलवाएगी, ये बात आप याद रखिएगा। 1 नंबर आपको दिलवाएगी 2011 की जनगणना। तो इसलिए 2011 की जनगणना को आपको बहुत ध्यान से पढ़ करके जाना है, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगला, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? सियाचिन, देखो जितने लोग लेट जुड़ रहे हो, 10-10 क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? सर सियाचिन ग्लेशियर विवाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। तुई राइल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? बार बार कह रहा हूं, पल्लवी सिंह अरे सर इतना आसान हमसे गलत हो गया, तो गलत होगा ना, क्यों नहीं गलत होगा? तो कहते हैं मैटर ऑफ कंसंट्रेशन, वो एक भी मुद्दा होता है। मिजोरम। समुद्र की चौड़ी प्रवेशिका जो आमतौर पर अवतल आकार की होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? सर उसे आमतौर पे जो अवतल, उसे खाड़ी के नाम से जाना जाता है। पंजाब में भारी संख्या में जल प्लावन नहर हैं, वह किस नदी से जल लेते हैं? पंजाब की नहरें। सर पंजाब की नहरें मैक्सिमम सतलज नदी से जल लेती है। अब 10 क्वेश्चन जियोग्राफी के खत्म हुए। अब हम लोग एंट्री करेंगे हिस्ट्री के ऊपर। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, ठीक है ना? आराम से पढ़ो यार, क्योंकि क्या जल्दबाजी तो अभी नहीं है, आराम से पढ़ते हैं एक एक चीज को समझते हुए। चलिए आइए पहले प्रश्न की तरफ जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? गड़बड़ा दिए सर आप, अब लगा था आसान सा पूछ देंगे। सर 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अच्छा, बिल ऑफ राइट्स किस देश के संविधान में एज अ फंडामेंटल राइट है? जरा बताओ, बिल ऑफ राइट्स किस देश में? ये फ्रांस से हमको याद आया, वो फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। तो बिल ऑफ राइट्स हमेशा याद रखना अमेरिका का है। इसी बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट हम लोगों ने अपने भारतीय संविधान में लिया है। आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, गोपाल कृष्ण। सर देखिए ये दोनों ऑप्शन में तो नहीं होंगे। अच्छा ये बात है, हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं आर्य समाज। अगला, बिंबिसार कहाँ का शासक था? सोच समझ के आंसर करिएगा। बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार जो हुआ करता था वो फाउंडर कह रहा हूं बिंबिसार, हाँ हर्यक वंश। और हर्यक वंश शासन कहां करता था? आपके मगध पे। बिंबिसार उसका पहला शासक था, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार और बिंदुसार में मैं जब आता है तो ये क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये बिंदुसार जो था ये आपके मौर्य वंश का था, ठीक है ना, अशोक का पिता। बिंदुसार अशोक का पिता मौर्य वंश का था, और ये जो बिंबिसार था ये हर्यक वंश है, ठीक है ना, ये हर्यक वंश का है जिसने मगध पे हर्यक वंश की नींव रखी थी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिंबिसार और बिंदुसार।
ठीक है ना। ये अशोक का पिता है जिसने आजीवक धर्म स्वीकार किया था, और ये तो हर्यक वंश का फाउंडर है, इसी के वंशज अजात शत्रु उदयन ये सब हुए हैं। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संग देयर वाज अ रिवील ऑफ, ठीक है ना। सांगो के काल में, सुंग होगा ना, सुंगो के काल में सुंग वंश प्रथम ब्राह्मण वंश था ये भारत का, जो कि आपके मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ को मारने के बाद उसका महामंत्री जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने शुंग वंश की नींव रखी थी। और जैसा कि मैंने बोला, ये शुंग लिखा हुआ है, ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था। अगर आप प्राचीन इतिहास उठा करके देखेंगे तो ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश है, आपके शुंग वंश। क्लियर हुआ? तो ये शुंग, इसी शुंग वंश का फाउंडर पुष्यमित्र शुंग था, और इसी शुंग वंश के दरबार में पतंजलि रहा करते थे, जिन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग को। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने एक बहुत बड़ा निर्माण किया है जिसे आप भरहूत स्तूप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? टीपू सुल्तान से वो वाला क्वेश्चन याद करिए आप लोग जो कहता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। इसका 1799 में 4th कार्नेटिक युद्ध में देहांत हुआ था। इसको मारने वाले अंग्रेज का नाम था वेलेजली, और टीपू सुल्तान का राइट आंसर है मैसूर, ठीक है ना, मैसूर। अगला पॉइंट, पंजाब केसरी। अब पंजाब केसरी, बिहार केसरी, बंगाल केसरी, आंध्र केसरी। जैसे पंजाब केसरी आप कहते हैं लाला लाजपत राय को, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी को, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी जी को, ठीक है ना। इस तरीके के हर 4-5 स्टेट के अपने अपने केसरी नाम से सुशोभित हुए हैं महान लोग, ठीक है ना। चलिएगा अगला पॉइंट, शून्य का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? शून्य का आविष्कार, सर शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, आर्यभट्ट। अगला, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? सोच समझ करके बताइएगा, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर जो रामचरितमानस है वो लिखा गया है तुलसीदास जी के माध्यम से। रामचरितमानस को हम लोग रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं, तुलसीदास जी को आदि कवि भी कहते हैं, जबकि आपके ये महाभारत को हम लोग जय संहिता, प्राचीन नाम उसका क्या है? जय संहिता के नाम से भी बुलाते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य रचनाएं सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई? देखिए सर, अगर हम बात करें वेद की तो वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो वो पाली में लिखे गए हैं, जैन धर्म ग्रंथों की बात करें तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है ना। जैन, बौद्ध, ये इनके मतलब कि समय के क्या है? लैंग्वेज है जी। जैसे आज आपके समय हिंदी चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, चाइनीज चल रहा है, कई लैंग्वेज है, ये आपके बौद्ध, ठीक है ना, बौद्ध। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बौद्ध, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। 29वां क्वेश्चन, जैसे जैन धर्म के प्राचीन साहित्य को हम लोग पुव के नाम से जानते हैं, पुव, ये जैन धर्म के प्राचीन साहित्य हैं, ये हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य हैं, और बौद्ध धर्म के प्राचीन साहित्यों को, बौद्ध साहित्यों को हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको अच्छे से पता है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। जैन ग्रंथ और कौन से हैं? अंग, उपांग, छेद सूत्र, प्रकीर्णन, ये सब आपके जैन धर्म ग्रंथों के नाम हैं। बौद्ध धर्म में आपको दीपवंश, महावंश, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब आते हैं आपके बौद्ध धर्म में। और हिंदू धर्म में पुराण, महापुराण, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे आते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में आप किसे जानते हैं? बताइएगा। भारतीय पुनर्जागरण 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है। अब 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के समाप्त होंगे तो मैं अगले 10 के ऊपर मूव कर जाऊंगा। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय, इनसे कोई भी पेपर हो 5-7 ही प्रश्न करता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। वो कौन कौन से? इनका समाधि स्थल सर एवन नदी किनारे ब्रिस्टल में। राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी, ठीक है। सती प्रथा के लिए ये बहुत ज्यादा जाने गए। अब हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिक जीके का स्टार्ट, 10 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये जो 10-10 क्वेश्चन वाला जो फॉर्मेट है वो आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। अब स्टैटिक जीके पे आते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्य एक बात याद रखना, एक छोटा सा ट्रिक, ऐसे कई बार आपने सुना होगा कि भारत की जितनी भी आपकी वो है
भारत की कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की खाने पीने से रिलेटेड जितनी संस्थाएं हैं सबका हेडक्वार्टर रोम में पड़ता है, रोम, ठीक है ना। और आपको एक चीज बता दें, इटली, आज करंट अफेयर में इटली का पोम्पोई जगह बहुत चर्चा में रहा। जो लोग करंट अफेयर की सुबह 8 बजे की क्लास में आते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे सर ये क्यों चर्चा में है। विश्व में 7 अजूबे थे जो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब आपके अंगकोर वाट मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया। और विश्व के 8वें अजूबे के लिए जो आखिरी जंग 2 महान स्ट्रक्चर में हुआ, आकृतियों में हुआ, वो इटली के पोम्पई और अंगकोर वाट मंदिर के बीच में, और अंगकोर वाट मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया। तो यह भी आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। इटली को गौरवर्ण देश, अंगूर का देश, सुरा सुंदरियों का देश, ये सारी भी चीजें कहते हैं। इटली में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है पो नदी, ठीक है ना। इटली की पो नदी की तुलना हम लोग भारत की गंगा नदी से करते हैं, यह बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना, गंगा नदी से करते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। और इटली में ही खाने पीने की सारी चीजें हैं। खाने पीने से एक बात याद आई, शायद आप लोग में से आप लोगों को न पता हो, एक बड़ी दुखद वीडियो वायरल हुई, मैंने भी उसको देखा। और सच कहूँ तो यार आप लोग से एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूँगा, वो ये है कि एक उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। थाने में एक 6-7 साल का बच्चा पहुँचता है और वो रोता है। उस वीडियो में ये है कि वो दरोगा के पास फिर जाके रोने लगता है, पुलिस वाले सर ये बहुत रो रहा है। वो बताता है मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूं और मुझे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। और फिर उसने बताया कि मेरे पिताजी भी नहीं। अब सोचो वो 6-7 साल का बच्चा है कि मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरी माँ मानसिक रूप से थोड़ा मतलब विक्षिप्त हैं, वो भी 3 दिन से, मतलब उसको जब खाना दिया गया तो बोला मम्मी भी 3 दिन से नहीं खाई हैं। तो ये 3 दिन से माँ बेटे खाना नहीं खाए। मिर्जापुर में चुनार तहसील एक पड़ता है, मैं तो उसे अच्छे से उस तहसील को जानता हूँ। ऐसा एक काम किया करो, तुम लोग खाना थाली में कभी भी बर्बाद मत किया करो, किसी कीमत पे ये मत किया करो। और अगर कभी थाली में खाना छूटता है तो मेरी इस घटना को याद किया करो कि ये 6-7 साल का बच्चा थाने में जाकर के रो रहा है कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूं। वीडियो बहुत वायरल हुई है। अब ये खाने पीने से ये क्वेश्चन रिलेटेड था तो मुझे याद आया। तो आप लोग में से कई लोग अपनी परिस्थितियां रोते हैं ना कि सर घर में पैसा नहीं है, मैं कोर्स कैसे खरीदूं, मैं कोचिंग कैसे जाऊं, मैं किताब कैसे लूं, ऐसा। और उस बच्चे का सोचो जिसके पिता नहीं है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। समझिएगा, भगवान ने आपको हमको जो दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद करिए। हम लोग से भी बहुत बुरे बुरे कंडीशंस में लोग हैं और हम लोग से अच्छे हैं, उनको तो ठीक है किनारे करते हैं। तो अपनी परिस्थितियों में ही बेहतर करने की कोशिश करिए। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए। आज जब मैं ये वीडियो देखा और सुना कि जिसमें 6-7 साल का बच्चा 3 दिन, ऐसे कितने लड़के लड़की होंगे जो बेचारे खाना नहीं खाए होंगे। तो यार अपने ना मतलब थाली में खाना मत छोड़ना, अगर हो सके तो आज के बाद ये जरूर करना, ठीक है ना, किसी भी कीमत पे। और छोटे बच्चे दिखें ऐसे गरीब कंडीशन में तो उनकी मदद करना, साइकिल, बाइक, स्कूटी, कुछ भी हो आपके पास, जिससे भी आप जा रहे हो दिख रहा है आपके पास, यदि समय है 2-4 रुपए, पैसे मत देना। मैं ये भी कहूंगा नहीं, उससे भीख मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। पैसे कैश में कभी मत देना, उनको कुछ खिलाओ, उन्हें खुशी बांटो। रैंडमली कभी अपने पिज्जा न खाने जाओ, एक डिब्बा पिज्जा का खरीद करके या दुकान पे ले जाके उस बच्चे को जो रोड पे है, गली मोहल्ले में, उनको पिज्जा खिलाओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और उन्हें भी, ठीक है ना। तो मुझे वादा करो कि एक ऐसी एक्टिविटी आप करोगे, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जरूर करूंगा, मैं बहुत जल्द करूंगा। इवन तो आप देखिएगा आज 2-4 दिन के अंदर मैं ऐसी कई एक्टिविटी कर डालूंगा, और सिर्फ इन 2-4 दिनों के लिए नहीं करता हूं, आगे भी करूंगा, ठीक है, आपसे भी उम्मीद करता हूं। चलिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय, अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तब चर्चा में आ गया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तब चर्चा में आ गया जब राहुल द्रविड़ जी का विश्व कप जीतने के बाद से फ्रेंचाइजी खत्म, मतलब उनका की जो कार्यकाल था वो खत्म हो रहा था। पता चल रहा था कि वो आईपीएल में लखनऊ की तरफ से अब मेंटोरशिप या लखनऊ के कोच बनेंगे, लेकिन T20 विश्व कप तक राहुल द्रविड़ जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। अगला पॉइंट, गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? हालांकि जनसंख्या के लिहाज
लिहाज से अगर देखा जाए तो गोंड जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के अलावा ये कहीं नहीं पाई जाती, लेकिन गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला पॉइंट, मुंडा जनजाति किस राज्य से में पाई जाती है? अभी संताली महोत्सव, संथाल जनजातीय ग्रुप से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी संबंधित हैं, और मुंडा जनजाति ये आपके कहां पाई जाती है? झारखंड से। बहुतायत में ऐसा नहीं है कि मुंडा एक भी नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन मैक्सिमम तो यहां पे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार दिवाली के 5वें और अंतिम दिन मनाया जाता है? अभी जब कुछ दिन पहले दीपावली बीती थी तो बनारस में, जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, जो मेरा बर्थ प्लेस है, वहां देव दीपावली बहुत अच्छी मनाई गई। 5वें दिन जो मनाया जाता है दैट इज भाई दूज। हालांकि अब इसमें कंफ्लिक्ट हो सकता है, कुछ लोग क्या 3 दिन बाद, कुछ, क्योंकि अब तो हर त्योहार 2-2 दिन पड़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में तो कंफ्लिक्ट हो सकता है भाई, लोकल रीति रिवाज अलग है। निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है? अब यहां पे जिसको हिंदू कैलेंडर ध्यान होगा वो बता देगा। अच्छा, आज 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, 40वें क्वेश्चन के बाद मैं साइंस पे जाऊंगा, फिर मैं करंट अफेयर पे जाऊंगा। किस हिंदू महीने में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है? बी ऑप्शन, कार्तिक। ठीक है, अगला पॉइंट पे आएंगे। मीनाक्षी श्रीनिवासन ने निम्नलिखित में से, देखो ये ओल्ड क्वेश्चन है, बहुत ओल्ड है, इसका आंसर आप मत करिए, मैं बता देता हूं, भारतनाट्यम। बस आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर का आपके पेपर का क्वेश्चन था, तो वो मैं दिखाना चाह रहा था कि देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्री, और हाँ, जो आप वो भारतनाट्यम, कथकली, केरल, मोहिनी अट्टम, ये सब रट के बैठे रहते हैं ना, उतना ही आर्ट एंड कल्चर से काम नहीं चलेगा, आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा और इन सब को भी रटना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक भले आप जीडी का एग्जाम दें, एमटीएस का एग्जाम दें, वो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो हलीम खान, सी ऑप्शन, कुचिपुड़ी। अगले पॉइंट पे आते हैं, हिकत या हिकात कहां का? सर हिकात हो, दंडी नाच हो, कूद हो, ये सब कहां का है? जम्मू कश्मीर का है, ठीक है ना। ये सब नृत्य कहां के हैं? तो जम्मू कश्मीर के। अगला, अच्छा एक बात और बता दूं कि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 40 क्वेश्चन के बाद साइंस के ऊपर जाएंगे, फिर 10 क्वेश्चन साइंस का, फिर 50 से 60 करंट अफेयर। सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा है? सर वो है लेप्चा, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अब साइंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, साइंस स्टार्ट। एक बार यार जितने लोग लाइव हो कम से कम उतने लोग लाइक तो कर दीजिए, जितने लोग लाइव हैं, ठीक है। और चलिए साइंस स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। 10 क्वेश्चन है, जरा आजमाओ कि तुम कितने सही करते हो। वायु दाब मापी के रीडिंग में अचानक गिरावट, ये तो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था एक आध दिन, अब भी गलत हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कि 2 दिन पहले ही पढ़ाओ फिर पूछ दो तो गायब। तो सर इसका मतलब होता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। अगला पॉइंट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, उसके बराबर होता है या उसका आधा होता है? जब आप साबुन लगाते हैं तो बुलबुले आ जाते होंगे, तो उसका दाब कितना होता है? सर ए ऑप्शन, हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी वजह से वो जल्दी से फूट भी जाता है। अगला, जल की सतह पर तेल तैर जाता है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस साइंस के आपके पेपर में ज्यादा रहते हैं रेदर देन की वन लाइनर। क्यों? क्योंकि तेल जल की अपेक्षा जो होता है उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है तेल का, इसलिए उस पे तेल तैर जाता है। इसीलिए आप देखते हो वो मच्छर उच्छर से बचने के लिए मिट्टी का तेल वेल पानी पे छिड़काव कर दिया जाता है। ये तो हम लोग किए हैं कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी भारी हो गई है। ये तो आप, ये तो तुम लोग 1 नंबर लूट लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? बताओ, जैसे बादल होते हैं, आप कभी फ्लाइट से आइए जाइए एरोप्लेन से तो देखेंगे तो तैर रहे हैं, उसी के बीच में से आपकी फ्लाइट भी गुजर जाती है। तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है? सर उसका डेंसिटी, अपने घनत्व के कारण। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता? ये टफ नहीं है, अगर आपको बाय द वे नहीं आ रहा और आपको लग रहा हो कि टफ है, ये टफ ऑफ नहीं है, आपका ध्यान इस क्वेश्चन पे शायद ना गया हो। नहीं तो आप टीएनटी, टीएनजी, आरडीएक्स, आप लूसेंट जैसी किताब भी उठा करके आप देखेंगे जो जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लूसेंट में 1 लाइनर बहुत इंफॉर्मेशन है, उसमें भी ये सब पीछे के पेज पे दिया हुआ है।
ठीक है ना। इसका राइट आंसर बनेगा एमाटोल में। अगला पॉइंट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है बताइएगा। डीडीटी इज अ जर्मीसाइड या पेस्टिसाइड या एक्सप्लोजिव या डिस्ट्रॉयर। सर देखिए डीडीटी एक्सप्लोजिव तो नहीं है सर, ये इन तीन में से हो सकता है, रोगाणुनाशक, कीटनाशक, विषाणुनाशक। तो सर डीडीटी है आपके, आरडीएक्स इज एन एक्सप्लोजिव। कौन सा कथन सत्य नहीं है वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, डीडीटी। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। हम लोग जानते हैं कि आरडीएक्स को इटली में T4 कहा जाता है, भारत में इसको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव कहा जाता है और साइक्लोनाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग करते हैं। विस्फोटक की तरह, तो विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। अभी 2 क्वेश्चन पहले हम लोग यही पढ़े थे। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है बताइएगा। किसका मिश्रण खानों। अब 50 क्वेश्चन जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग अगले 10 क्वेश्चन किस पे जाएंगे, करंट अफेयर पे, क्योंकि जो ओवरऑल जीएस है वो बिना करंट, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इनके कंप्लीट ही नहीं होता है। इसका राइट आंसर है मीथेन और एयर के मिक्सचर की वजह से करंट अफेयर। मेरा तो अब धीरे धीरे देखो, एक तुम लोग को एक बात बता दो, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था टीचिंग में तो मैं जीएस टीचर, प्योर जीएस, 8-10 साल प्योर जीएस ही पढ़ाया हूं। पिछले 3-4 सालों से जब से मैं अड्डा परिवार के साथ जुड़ा हूं, करंट की फील्ड में उतरा। अभी मुझे करंट अफेयर पढ़ाते हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आई होप 2 साल हुआ है, तीसरा साल अब चल रहा होगा, तीसरा ही चल रहा होगा, 2 ही साल हुआ होगा। लेकिन अब ये धीरे धीरे मेरा फेवरेट होता जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक मजेदार चीज, हिस्ट्री के बाद, फिर भी मैं कहूंगा हिस्ट्री के बाद रोज नया नया मजा आ जाता है। जबकि एक टीचर के तौर पे आप लोग YouTube देखते होंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके टच में अगर कोई YouTube टीचर हो, ईमानदारी से उससे पूछना कि सबसे ज्यादा मेहनत वाला सब्जेक्ट कौन है, तो यही है। रोज आपको क्वेश्चन खोजने पड़ेंगे, रोज उसके ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, और ये ऐसा भी नहीं है कि इतिहास भूगोल की तरह या मैथमेटिक्स के फार्मूले या रीजनिंग के कॉन्सेप्ट की तरह कि आपको तय हो जाके यही बताना है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आप करंट अफेयर नहीं पढ़ा सकते हो। तो हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन शायद आप लोग सहमत होंगे कि करंट अफेयर में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। एज अ टीचर, जो मेरा YouTube का अपना एक अनुभव है करंट अफेयर, अभी तुम लोग को पढ़ा लूंगा ना, जाके पागलों की तरह 10 वेबसाइट खोजूंगा, कौन सा क्वेश्चन आया, इसमें ऑप्शन क्या रखूं, मैं खुद उसको पढ़ूंगा। अब हमको क्या पता कि आज मोदी जी कौन योजना ला देंगे, तो खुद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, करंट अफेयर। सेलसेट साउलो को संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी की पहली महिला या 3-4 महीने पहले नियुक्त हुई हैं। प्रमुख चुना गया, वे किस देश से संबंधित है। सर अर्जेंटीना से, ये फुटबॉल चैंपियन भी है 2022 का। रज्जब तैयब एर्दोगान को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है बताइएगा। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में। अब देखो ये 4 महीना पुराने क्वेश्चन है, अब पूछेगा तो 8 से 10 महीने आपके पेपर में पुराना। सर ये तुर्की का अपना नया नाम तुर्की हो गया है। 2 जून को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस, ठीक है ना, डी ऑप्शन तेलंगाना। अच्छा, एक दिन मैं पढ़ा रहा था कल या परसों क्लास, तो उसमें मैंने 9 नवंबर को बता दिया था उसका क्या कहा जाता है राजस्थान का, जबकि वो उत्तराखंड होगा ना। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर शायद आपसे ह्यूमन मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, मेरे मुंह से राजस्थान का स्थापना दिवस निकल गया, जबकि वो उत्तराखंड वगैरह का है, राजस्थान का तो उस दिन नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आई या मां पर्यटन नीति को दिया है। देखो आई वर्ड जो है ये महाराष्ट्र में खूब बोला जाता है, मां के लिए जो प्रयोग किया गया शब्द है दैट इज आई, ठीक है ना। तो आई वर्ड, एक सेकेंड, हाँ पापा मैं आपको कॉल करता हूं, बस 5-7 मिनट रुक, मतलब 15-20 मिनट रुक जाइए, मैं कॉल कर रहा हूं आपको। देखो यार, दुनिया में सबका फोन उन टाल दिया करो, मम्मी पापा का मत टाला करो, उनको आपकी बहुत जरूरत रहती है। एनी टाइम सबका फोन काट दो, मम्मी पापा का नहीं कटना चाहिए, परिस्थिति कुछ भी हो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। के कृतिवासन, शिव प्रताप, सर रटा हुआ है के कृतिवासन, ठीक है ना, के कृतिवासन। उत्तराखंड में उत्तर काशी हिमालयी क्षेत्र, आजकल उत्तराखंड वो सिल्क यारा टनल की वजह से बड़ा चर्चा में है। वो 41 जो आपके श्रमिक लोग हैं
उनको निकाला गया है सुरक्षित। पता चला कि वो अंदर बैठ के वीडियो बना रहे थे, अब पूरी दुनिया वीडियो देख रही थी कि ये बेचारे निकलेंगे कैसे। तो एक मीडिया वाले ने दिखाया है कि ये बड़े आनंद से बैठ करके वीडियो बना रहे थे। अच्छी चीज है, एंजॉय कर, बेचारे 17-18 दिन बाद निकले जीवन और उसके जीने की लालसा को लेकर के। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सभी जो श्रमिक हैं वो सुरक्षित बाहर निकाले गए। इसकी जितनी सराहना की जाए भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की मतलब बड़ कम होगी। ये एक अच्छा अनुभव रहा। रिंग साइट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिंग साइट जो लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। अगले पॉइंट पे आएंगे, ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आएंगे और फिर देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, ये नमो शेतकारी महासम्मान नामक योजना निम्न में से किस राज्य की है? सर हम रट गए हैं, ये महाराष्ट्र की है। करेंट अफेयर में ये थोड़ी कहना है, कुछ क्वेश्चंस में, सब में नहीं कि हम रटे नहीं, रटे हैं, हमको याद है। 60 क्वेश्चन के बाद जरा सुनिएगा, निम्न में से किस राज्य से अभी हाल ही में अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है।